डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उसी समय बड़ी संख्या में खिलाड़ी यह जानना चाहते थे कि सैंड सिटी की क्रॉस सवर घेराबंदी किस चरण में पहुंच गई है। चूंकि उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए उन्हें वर्तमान स्थिति या प्रत्येक जिले की स्थिति का पता नहीं था। इसलिए उन्होंने उन स्ट्रीमर्स की तलाश शुरू कर दी जिन्होंने इस आयोजन में भाग लिया था। हालांकि अब तक केवल 1 दर्जन स्ट्रीमर्स ही ऑनलाइन थे और उनमें से कई एक ही गतिविधि को कवर कर रहे थे। इसका मतलब था कि वे केवल 7 या 8 युद्ध क्षेत्रों की स्थिति ही देख पा रहे थे। तभी खेल में अचानक एक पॉपअप विंडो दिखाई दी जिसमें बताया गया था कि आयोजन की प्रगति खेल प्लेटफॉर्म के मुख्य पृष्ठ पर देखी जा सकती है। इंटरनेट कैफे में बैठे लोगों ने खासतौर पर इंतजार करते हुए यह अस्थायी घोषणा देखी और तुरंत खेल प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए दौड़ पड़े। इसे खोलने पर उन्होंने 60 से ज्यादा सैंड सिटी की क्रॉस सवर घेराबंदी की लड़ाइयों की वर्तमान स्थिति देखी। वाह, कंपनी ने सैंड सिटी की क्रॉस सवर घेराबंदी के दृश्यों को ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रदर्शित किया है। अब हम सैंड सिटी की घेराबंदी की स्थिति देख सकते हैं। तकनीकी सीमाओं के कारण वास्तविक वीडियो फुटेज नहीं दिखाया जा सका, लेकिन पूरे इवेंट मैप पर छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे थे जो ये दर्शाते थे कि वर्तमान में किस पक्ष को बढ़त हासिल है। विक्की ने यह बात सुबह ही सोची थी, इसलिए समय कम था और वह इसे तुरंत पूरी तरह से लागू नहीं कर सका। अन्यथा जो अभी स्ट्रीम हो रहा था वह पूरी इवेंट स्क्रीन होती, न कि केवल छोटे छोटे बिंदु। फिर भी 10 लाख से ज्यादा खिलाड़ी अब इसे देख रहे थे और वे इसका भरपूर आनंद ले रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, इवेंट में अराजकता बढ़ती गई। कुछ जिले पहले से ही मारकाट से पागल हो चुके थे, झंडे की ओर दौड़ रहे थे और अपने जिले के अलावा किसी और को भी खत्म कर रहे थे। बस इसी तरह समय रात के 8:50 बज गए। कुछ जिले अभी भी लड़ाई में उलझे हुए थे, जबकि कुछ पहले ही समाप्त हो चुके थे और उन जिलों के खिलाड़ी अब बाकी 2 जगहों पर कब्जा करने के लिए मुड़ रहे थे। इस बीच जिले 1 में शंकर ने अपनी उंगलियां फैला दीं। उसे नहीं पता था कि उसने कितने लोगों को मार डाला है, लेकिन बाकी 2 जिले अब एक उन्मत्त पलटवार शुरू कर रहे थे। वे 1 मिनट भी झंडा नहीं पकड़ पाए थे कि उसे तुरंत दूसरे जिलों ने छीन लिया। 2 मिनट बाकी थे। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने कहा, बाहर वाले भाइयों, अंदर आओ। आओ मिलकर झंडा फहराएं। यह आखिरी और सबसे अहम लहर है। महल के अंदर वाले भाइयों, मेरे लिए सभी बाहरी लोगों को बाहर निकाल दो। उन्हें इस इलाके तक पहुंचने मत देना। बाकी सभी भाइयों, आओ और उन्हें खदेड़ दो। जादूगरों, जमीन को आग से ढक दो। ताओवादियों, पूरे बफ लगाओ। धावा बोलो। जैसे ही आखिरी मिनट बीतने वाला था, उन्होंने झंडा सफलतापूर्वक फहरा लिया। रात के 9 बज गए और कार्यक्रम संपन्न हुआ। झंडा उनके हाथों में था। राहुल उत्साह से उछल पड़ा। उसके डिस्ट्रिक्ट 1 ने सैंड सिटी की इस क्रॉस सवर घेराबंदी को सफलतापूर्वक जीत लिया था। घंटों की कड़ी लड़ाई व्यर्थ नहीं गई, वे जीत गए। उसने अपने स्ट्रीमर रूम की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 4,50,000 लोग। उसे इतने दर्शक कब मिले? उसे याद आया कि जब उसने स्ट्रीमिंग शुरू की थी तब सिर्फ 7 या 8 हज़ार दर्शक थे, अब उसके इतने दर्शक कैसे हो गए? ये लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। उसने जल्दी से लीडरबोर्ड देखा। वह पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान वाले स्ट्रीमर से बहुत आगे। उसने आंखें मली, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। भाइयों, हम जीत गए। चलो इनाम देखते हैं। सबक को सफलतापूर्वक पकड़ने और वहां बसने के बाद उन्हें इनाम मिलेंगे। बेशक इस बार भाग लेने वाले सभी गिल्ड को इनाम मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा ज्यादातर खिलाड़ी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए इनाम क्या होगा। सबक को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट 1 को बधाई। कल रात के 12 बजे से इस सबक पर मॉन्स्टर रिफ्रेश टाइम 3 दिनों के लिए 30% कम हो जाएगा। इनाम देखकर राहुल ने ताली बजाई। यह मॉन्स्टर रिफ्रेश टाइम में कमी है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ और बॉस बना सकते हैं? स्ट्रीमर रूम में दर्शकों ने तुरंत कई बुलेट कमेंट्स भेजे। ये तो कमाल है। कंपनी जानती है कि हम क्या चाहते हैं। मॉन्स्टर रिफ्रेश टाइम में ये कमी बिल्कुल सही समय पर आई है। मुझे लग रहा है कि मेरा फैसला अब पलट जाएगा। छी, डिस्ट्रिक्ट 1 के तुम लोगों की इस बार किस्मत अच्छी रही, वरना सबक हमारा होता। नतीजा यह है कि यह हमारे डिस्ट्रिक्ट 1 का है, तुम्हारा नहीं। अगले महीने तक इंतजार करो, ये फिर भी हमारा ही रहेगा। दूसरी तरफ विकी भी खींचा चला आया। अब जब ये खत्म हो गया था तो आखिरकार आराम कर रहा था। सैंड सिटी की क्रॉस सवर घेराबंदी का इनाम खिलाड़ियों के बीच संतुलन को प्रभावित नहीं करेगा और यह केवल 3 दिनों तक चला। ज्यादा से ज्यादा एक डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी 100 या उससे ज्यादा बॉस मार सकते थे। लेकिन बात सिर्फ बॉस की नहीं थी, वहां आम राक्षस भी थे।
आम खिलाड़ी अकेले बॉस को नहीं हरा सकते थे और सिर्फ छोटे राक्षसों को ही खींच सकते थे। अब केंद्रीय जिलों में भीड़भाड़ थी, जिससे लेवल अप करना भी मुश्किल हो रहा था। उसने पहले ही लगातार 2 बार राक्षसों की रिफ्रेश दर बढ़ा दी थी, इसलिए इस बार रिफ्रेश समय कम करना उनके लिए सबसे उपयोगी था। आखिरकार कुछ हजार सोने के सिक्के देना ज्यादा राक्षसों को देने से कहीं कम फायदेमंद था, और राक्षस खजाने के बक्से गिरा सकते थे, जो एक ऐसा इनाम था जो वे यूं ही नहीं बांट देते। इसके अलावा इस बार मुख्य ध्यान सम्मान पर था, अपने जिले के सम्मान पर। इसलिए खिलाड़ियों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। इतने सारे खिलाड़ियों के ऑनलाइन होने के कारण सिर्फ कौशल बेकार था, सब कुछ रणनीति पर निर्भर था। बात इस पर आ गई कि किसके पास बेहतर रणनीति है। अगर वे आंख मूंद कर हमला करते तो ये पूरी तरह से बेअसर होता और अंत में उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। बूढ़े जू, जल्दी देखो, हमारे पंजीकरणों की संख्या 9 मिलियन हो गई है, रामू ने उत्साह से कहा। सिर्फ 1 घंटे में खिलाड़ियों के पंजीकरण में 10 लाख की वृद्धि हो गई थी। ये कैसी संख्या थी? ऐसा कौन सा खेल है जिसके लॉन्च के 1 महीने बाद सिर्फ 1 घंटे में खिलाड़ियों के पंजीकरण में 20% की वृद्धि हो सकती है? यह आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे लगता है कि कल तक हम 10 मिलियन तक पहुंच जाएंगे, विक्की ने धीरे से कहा। 10 मिलियन, 10 मिलियन, रामू उत्साह से लगभग बेसुध था। उनका गेम पूरी तरह से विक्की द्वारा अकेले विकसित किया गया था, जिसका अर्थ है कि उत्पादन लागत बहुत कम थी और उन्होंने विज्ञापन पर कोई पैसा खर्च नहीं किया था। उनके पास केवल सवल लागत और अन्य विविध खर्च थे जो करोड़ों में नहीं थे। फिर भी उनकी वर्तमान पंजीकरण संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई थी और समवर्ती ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या पहले से ही 8 मिलियन थी, एक भयानक रूपांतरण दर। ये निश्चित रूप से भविष्य में एक बड़ी हिट होने वाली थी। आज के अपडेट सहित कल वे आज का राजस्व देखेंगे। उन्होंने सोचा कि आज कितने लोगों ने टॉप अप किया था। विक्की उत्साहित रामू को बिना कुछ कहे देखता रहा। तभी उसके मन में एक आवाज आई, डिंग, वर्तमान गेम, लीजेंड, वर्तमान प्रतिष्ठा 8000 होस्ट, कृपया इस स्तर को बनाए रखें। 10,000 प्रतिष्ठा तक पहुंचने से प्रतिष्ठा की दुकान अनलॉक हो जाएगी और एक गेम ड्रॉ करने का अवसर मिलेगा। ये सही है, विक्की लगभग भूल ही गया था। उसके पास अभी भी सिस्टम था, वह हाल के अपडेट्स में इतना व्यस्त था कि उसे इसकी याद ही नहीं रही। वह सिर्फ इसी एक गेम पर निर्भर नहीं रह सकता था, उसे अगला गेम निकालना था। उसकी प्रतिष्ठा पहले ही 8,000 तक पहुंच चुकी थी और बाकी 2,000 हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। जब तक वह आखिरी 2,000 जीत लेता, वह एक गेम निकाल सकता था। वह सोच रहा था कि अगला गेम कौन सा चुनेगा, डंगॉन फाइटर ऑनलाइन या क्रॉसफायर या शायद लीग ऑफ लेजेंड्स। इन्हीं का उसे सबसे ज्यादा इंतजार था। कृपया इसे सिर्फ एक खिलाड़ी वाला गेम न बनने दें। जैसे ही घड़ी में 12 बजे यह अपडेट शुरू हो गया। शुक्र है, ये सब बंद होने वाला अपडेट नहीं था, खिलाड़ियों को बस गेम में दोबारा प्रवेश करना था। चूंकि उन्हें पहले से पता था कि गेम अपडेट हो रहा है, इसलिए ज्यादातर खिलाड़ियों ने इंतजार करना ही बेहतर समझा। खासकर उन कुछ सर्वरों में जिन्होंने सबक को अपने कब्जे में ले लिया था, किसी ने लॉग ऑफ नहीं किया। हर कोई आधी रात का इंतजार कर रहा था, क्योंकि कोई भी उन 3 दिनों को मिस नहीं करना चाहता था। और चूंकि कल रविवार था, यानी छुट्टी का दिन, तो देर तक जागने में क्या हर्ज था। राहुल ने क्लाइंट में फिर से लॉग इन किया और इस अपडेट की सामग्री तुरंत सामने आ गई। क्या उन्होंने कौशल अपडेट किए हैं? बस इतना ही, मुझे देखना है कि असल में क्या अपडेट हुआ है। योद्धा, धधकती तलवार तकनीक, जादूगर, बर्फ की दहाड़, ताओवादी, दिव्य जानवर को बुलाना, ये सब वाकई बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं। उसने फिर से जांच की और पाया कि आवश्यक स्तर 32 था। स्तर 32 है ना? मैं तो बस जरूरत पूरी करता हूँ। मुझे धधकती तलवार तकनीक देखने दो। उसने काफी देर तक ढूंढा, लेकिन धधकती तलवार तकनीक कहीं नहीं मिली। स्ट्रीमर, तुम्हें चश्मा लेना चाहिए। घोषणा में साफ साफ लिखा था कि स्किल स्लॉट अनलॉक हो गए हैं और ऊपर बताए गए स्किल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जरूरी लेवल पर पहुंचने पर यूं ही नहीं मिल जाते। बुलेट स्क्रीन पर कमेंट देखकर राहुल ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। हालांकि घोषणा में यह नहीं बताया गया था कि स्किल बुक कहाँ मिलेगी। मैं इसे कैसे हासिल करूं? मुझे लगता है कि यह शायद किसी बॉस को हराकर ही मिलेगी। और कोई रास्ता नहीं है, खासकर जब ये स्किल सिर्फ लेवल 32 पर ही अनलॉक होती है। कंपनी की आम आदत के मुताबिक वे संतुलन नहीं बिगाड़ेंगे। इस लेवल पर अनलॉक होने वाला स्किल बेहद शक्तिशाली होना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि इसे सिर्फ बॉस को हराकर ही हासिल किया जा सकता है। अगर यह इतने ऊंचे लेवल पर मिलता है तो ड्रॉप रेट जजमेंट की तरह बहुत कम तो नहीं होगा, है ना? बुलेट स्क्रीन पर राय भरी पड़ी थी। सभी इस बात पर सहमत थे कि यह बॉस ड्रॉप होगा। स्ट्रीमर, जरा इंतजार करो, शायद कल किसी को मिल जाए। राहुल भी इस धधकती आग का असर देखने के लिए बेताब था। पलक झपकते ही अगले दिन दोपहर हो गई। कल का खेल डेटा पहले ही जारी हो चुका था।
विक्की और रामू दोनों कंप्यूटर स्क्रीन पर गौर से देख रहे थे, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि कल का डेटा कैसा दिखता है। सबसे पहले एक साथ खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो रात 10 बजे अपने चरम पर पहुंच गई, 8.31 मिलियन लोग। इस डेटा को देखते हुए रामू निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। ये वाकई बहुत ज्यादा था, खासकर तब जब उन्हें काम करते हुए बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा ही हुआ था। कुल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या पहले ही 1.1 करोड़ पहुंच चुकी थी। उसके बाद कल की आय थी 1835,212। ये कितना हुआ? रामू ने आंखें मली और फिर से अंक गिने। हाँ, 7 अंक, 1.83 करोड़। रामू उत्साह से बोला। एक दिन में इन गेम आइटम की बिक्री से होने वाली आय वास्तव में 10 लाख से ज्यादा के भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। ये बहुत ही भयावह है। ये कल की ही आय थी, किसी हफ्ते की नहीं, और किसी भी हाल में किसी महीने की नहीं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि आम गेमिंग कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले गेम्स के लिए उनके मौजूदा मुद्रीकरण मॉडल के तहत 10 लाख से थोड़ा ज्यादा का मासिक राजस्व आमतौर पर अधिकतम होता है। फिर भी उन्होंने एक ही दिन में 1.83 करोड़ की आय हासिल कर ली। हालांकि यह कल के अपडेट की वजह से था और खिलाड़ियों को पहली बार लूट बॉक्स खोलने का एहसास हो रहा था, जिससे सभी ने पैसे खर्च किए। न्यूनतम रिचार्ज 6 युआन था और उसी के आधार पर गणना करने पर भी 3 लाख खिलाड़ियों ने रिचार्ज करवाया था। अगर दैनिक आय 10 लाख पर स्थिर हो सकती है तो क्या इसका मतलब 3 करोड़ प्रति माह नहीं होगा? और एक साल लगभग 40 करोड़। हालांकि उसका परिवार अमीर था, लेकिन उसके पास 40 करोड़ की संपत्ति नहीं थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अगर वह विक्की के साथ एक साल काम करे तो वह 10 करोड़ कमा सकता है? यह उसे बिल्कुल अवास्तविक लगा। फिर उसने विक्की से कहा, बूढ़े जू, योजना पर फिर से बातचीत करते हैं। मुझे इतना पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें दिक्कत क्यों है? विक्की ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैंने पूरे साल कुछ लॉजिस्टिक्स के अलावा कुछ नहीं किया। ये काम कोई भी कर सकता था, फिर भी मैं एक साल बाद 10 करोड़ से ज्यादा कमा लूंगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर विक्की हतप्रभ रह गया। 10 करोड़ कहाँ से आए? कौन से 10 करोड़? उसकी बातें सुनकर विक्की ने आंखें घुमाईं। कल की कमाई ज्यादा थी क्योंकि गेम अभी अभी अपडेट हुआ था और खिलाड़ी उत्साहित थे, लेकिन अब गेम में इनिगॉट्स हासिल करने के भी तरीके हैं, इसलिए कुछ दिनों में कमाई कम हो जाएगी। तुम अभी भी 10 करोड़ कमाने का सपना देख रहे हो? हमें तो ये भी नहीं पता कि पूरा गेम एक साल में 10 करोड़ कमा पाएगा या नहीं। विक्की की बात सुनकर वह बस हंस पड़ा। ठीक है, अब जब हम सही रास्ते पर हैं तो अगला कदम एक कंपनी बनाना होना चाहिए। कंपनी होने से चीजें आसान हो जाएंगी। मैं इससे परिचित हूँ, मैं इसे संभाल लूंगा, रामू आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। दोनों ने तुरंत एक अनुबंध का मसौदा तैयार किया। वे एक कंपनी खोलने की तैयारी करने लगे। उन्होंने स्टूडियो का नाम आकाश गेम टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी रखने का फैसला किया। चर्चा के बाद रामू के अनुरोध पर विक्की को कंपनी का पूरा प्रबंधन सौंप दिया गया और मुनाफे में रामू का हिस्सा घटाकर 30% कर दिया गया। अब उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने सिर्फ पूंजी लगाई थी और कुछ नहीं किया था। उसने मुख्य गेम डेवलपमेंट या रखरखाव का काम नहीं संभाला था। उसकी जिद देखकर विक्की ने बस सिर हिला दिया। दोनों बस सोमवार का इंतजार कर रहे थे ताकि कागजी कार्रवाई निपटाई जा सके। इस बीच दूसरी तरफ रविवार दोपहर अध्यक्ष कुमार ने प्रकाश स्टूडियो के सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों को, चाहे कोई भी दिन हो, तुरंत एक बैठक में बुलाया। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं थी। वे मंदी के दिनों में थोड़ा आराम कर सकते थे, लेकिन आमतौर पर वे हमेशा कंपनी में काम करते रहते थे। कल का डेटा आ गया है। आपकी क्या राय है? पिछले हफ्ते से हमारे सहवर्ती खिलाड़ियों की संख्या घटती जा रही है और पंजीकृत उपयोगकर्ता कछुए की गति से बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में सिर्फ 20,000 नए पंजीकरण हो रहे हैं। हमें खुले हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, फिर भी पंजीकृत उपयोगकर्ता नहीं बढ़ रहे हैं और सहवर्ती खिलाड़ियों की संख्या घटकर 1.9 करोड़ रह गई है। पहले दिन के आंकड़ों की तुलना में हमने पूरे 5 लाख खिलाड़ी खो दिए हैं। उन 5 लाख खिलाड़ियों से हमें कितना राजस्व मिलेगा? अध्यक्ष कुमार ऊपर से लगातार बड़बड़ा रहे थे। जाहिर है आंकड़े बहुत ही खराब थे और जैसे जैसे मासिक सारांश नजदीक आ रहा था, वरिष्ठ अधिकारी इसे देखकर जरूर नाराज होंगे। लेकिन अब समस्या ये थी कि उनके पास कोई समाधान नहीं था। उनके पास मौजूद हर तरीका पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका था। इसमें प्रतिद्वंद्वी लीजेंड से विचार उधार लेना भी शामिल था, लेकिन ये फिर भी बेकार था। उनका गेम पे टू प्ले था, जबकि लीजेंड मुफ्त में खेलने लायक था और उनकी गुणवत्ता प्रतिस्पर्धी जितनी अच्छी नहीं थी। उनके मुकाबले खिलाड़ी लीजेंड खेलना ज्यादा पसंद करते थे। तभी तकनीकी निदेशक ने स्क्रीन की ओर देखा और उनका चेहरा बदल गया। अध्यक्ष कुमार, हमारे समवर्ती खिलाड़ियों की संख्या में 1 मिलियन की और कमी आई है। अब हम 18 मिलियन पर आ गए हैं और ये लगातार गिरती जा रही है। अध्यक्ष कुमार ने मेज पर जोर से हाथ मारा। इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।
ये प्रतिद्वंद्वी दिग्गज की वजह से होगा। तकनीकी निदेशक ने सिर हिलाया। मैंने उनका डेटा चेक किया है और कल से ये तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि हम इसे केवल ऊपर की ओर ही रिपोर्ट कर सकते हैं। सोमवार की सुबह गूस फैक्ट्री के गेमिंग विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक लिन ने अपने हाथ में रखी रिपोर्ट को देखा। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वह हाल ही में व्यस्त थे और बाहरी मामलों पर ध्यान नहीं दे पाए थे, लेकिन सिर्फ एक महीने में उनका भारी निवेश वाला ट्वाइलाइट वर्ल्ड इस मुकाम पर पहुंच गया। पहले दिन इसमें 2 करोड़ से ज्यादा समवर्ती खिलाड़ी थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो भी 1 महीने बाद इसमें 3 या 4 करोड़ की वृद्धि होगी। हालांकि न केवल ये बढ़ा बल्कि इसमें कई लाख की गिरावट भी आई। उन्होंने आज सुबह ही आंकड़े देखे थे। अब भी 1 करोड़ 70 लाख समवर्ती खिलाड़ी हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीजेंड शब्द लगभग हर जगह छाया हुआ था। उन्होंने जांच की और पाया कि शनिवार रात को लीजेंड द्वारा सैंड सिटी की क्रॉस सड़क घेराबंदी ने करोड़ों लोगों को आकर्षित किया था। इससे वे लोग भी जो ज्यादा गेम नहीं खेलते थे लीजेंड के बारे में ज्यादा जागरूक हो गए। नतीजतन उनके ट्वाइलाइट वर्ल्ड में ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या में काफी गिरावट आई। तभी प्रकाश स्टूडियो के महाप्रबंधक वांग ने कहा, महाप्रबंधक लिन, हम भी लीजेंड से सीखकर फ्री टू प्ले गेम क्यों नहीं अपना लेते। महाप्रबंधक लिन ने मासिक रिपोर्ट के आंकड़े सामने रख दिए। फ्री टू प्ले, हमने कितना निवेश किया, हमने कितना वसूल किया। अगर आप अब फ्री टू प्ले के बारे में सोच रहे हैं तो क्या हम अपनी लागत वसूल कर पाएंगे। और हमारी शुरुआती स्थिति एक टाइम कार्ड मॉडल की थी जिसमें बहुत कम भुगतान वाली चीजें होती थीं। अगर अब हम शुल्क लेते हैं तो क्या हम कोई चैरिटी चला रहे हैं। महाप्रबंधक वांग कुछ बोल नहीं पाए और बस डांट सहते रहे। महाप्रबंधक लिन ने अपनी कनपटी रगड़ी। मैंने देखा है कि आपने पहले क्या किया था, इससे हमारी प्रतिष्ठा और खराब हुई है। ये पूरी तरह से बेतरतीब बदलाव थे। क्या आपको अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं है। बिना किसी ट्रेंड के पीछे भागने और चोरी करने से खिलाड़ियों की फटकार से कैसे बच सकते हैं। अब तो ऐसा ही है, हमें बस बदलाव करने हैं, वरना ये गेम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और सब लीजेंड में समा जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, आकाश कंपनी से बातचीत करो। हम लीजेंड को खरीदने के लिए 80 मिलियन देने को तैयार हैं। 80 मिलियन। महाप्रबंधक वांग बहुत हैरान हुए। ये तो बस एक गेम था और इसकी कीमत 80 मिलियन होगी। उन्होंने पहले कभी गेम नहीं खरीदे थे। एक छोटी गेम कंपनी के लिए भी 50 मिलियन ही अधिकतम राशि थी। इसके अलावा वह गेम वर्तमान में उनकी गूस फैक्ट्री का प्रमुख गेम है, जिसके दीर्घकालिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता लगभग 150 मिलियन तक पहुंचते हैं। और एक छोटे स्टूडियो द्वारा बनाया गया फ्री टू प्ले गेम, उसे 80 मिलियन में खरीदना, क्या ये कीमत बहुत अधिक नहीं है। हम अदूरदर्शिता, एक नया पंजीकृत छोटा स्टूडियो, बिना किसी प्रचार के। हालांकि यह एक मुफ्त गेम है, सिर्फ 1 महीने में इसके मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता लगभग 10 मिलियन का आंकड़ा छू रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह गेम बेकार है। तुम मूर्ख हो या तुम सोचते हो कि खिलाड़ी मूर्ख हैं। महाप्रबंधक लिन द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद महाप्रबंधक वांग बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और केवल सिर हिला सके। मैं ट्वाइलाइट वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए दूसरे डिजाइनरों को भेजूंगा। अभी तुम्हारा सबसे बड़ा काम मेरे लिए ये गेम हासिल करना है। अगर नहीं तो उनकी कंपनी भी हासिल कर लो, समझे। महाप्रबंधक वांग ने चोंच मारने वाली चिड़िया की तरह सिर हिलाया। कार्यालय से बाहर निकलते हुए महाप्रबंधक वांग के चेहरे पर एक उग्र भाव दिखाई दिया। धिक्कार है आकाश, जब मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा तो बस इंतजार करना और देखना कि मैं तुम्हारे साथ कैसे पेश आता हूं। 80 मिलियन, तुमने इतना पैसा कभी नहीं देखा है ना। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि गूस फैक्ट्री की ताकत क्या है। एक बार जब तुम्हारे पास लीजेंड नहीं होगा तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम इस उद्योग में देर सवेर टिक न सको। उनके जाने के बाद महाप्रबंधक लिन ने कुछ लोगों को अपने कार्यालय में बुलाया। नमस्ते महाप्रबंधक लिन। तीनों के अंदर आने के बाद वे वहीं खड़े रहे और महाप्रबंधक लिन को हल्के से सिर हिलाया। वे गूस फैक्ट्री के शीर्ष गेम डिजाइनर थे। गूस फैक्ट्री के आधे शीर्ष गेम अब उनके योगदान के कारण ही थे। बाईं ओर वाला व्यक्ति हो यूजियान था, जिसने व्यक्तिगत रूप से एक प्रतिस्पर्धी गेम डिजाइन किया था। रिलीज होते ही गेम ने पहले ही दिन गूस फैक्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3 दिनों के भीतर ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या 50 मिलियन को पार कर गई। हालांकि यह 5 साल पहले की बात थी, किसी ने उन्हें कम नहीं आंका। आज भी उनके द्वारा डिजाइन किए गए गेम के 60 करोड़ मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। इसे गूस फैक्ट्री के लिए एक बड़ी कमाई माना जा सकता है। बीच वाला व्यक्ति जी यूजे था। गूस फैक्ट्री द्वारा पहले खरीदा गया एक गेम अभी आधा अधूरा ही था और उसने अंतिम डिजाइन पूरा किया। गेम कॉम्पिटिटिव स्पीड के रिलीज होने के बाद इसके मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 साल के भीतर 13 करोड़ तक पहुंच गई और यह संख्या अब तक बरकरार है। ये कहा जा सकता है कि गूस फैक्ट्री का सबसे ज्यादा गेमिंग राजस्व गेम कॉम्पिटिटिव स्पीड से आया। और दाईं ओर दिख रहे डिजाइनर चेन मिंग भी एक बेहतरीन डिजाइनर थे।
हालांकि उनके डिज़ाइन किए गए गेम्स ने कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लेकिन उन्होंने कई ऐसे गेम डिज़ाइन किए जो बेहद लोकप्रिय हुए। जनरल मैनेजर लिन ने उन तीनों को ट्वाइलाइट वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए बुलाया। यह उनका पहला आरपीजी गेम भी था, लेकिन इस बार उनका सामना लीजेंड से हुआ। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कोई साधारण गेम है, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक फ्री टू प्ले गेम ने उन्हें इस स्थिति में डाल दिया था। महाप्रबंधक लिन की बात सुनने के बाद तीनों एक पल के लिए चुप हो गए। आरपीजी गेम्स मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है, मैं इसे संभालने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, जी यूजे ने सिर हिलाते हुए कहा। हो यूजियान थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी एक और गेम चल रहा है जिसका शेड्यूल बहुत व्यस्त है। अगर मैं इसे संभाल लूंगा तो उस गेम पर कौन काम करेगा? महाप्रबंधक लिन ने भी अपनी कनपटियां रगड़ी। हो यू जिस गेम पर अभी काम कर रहा है वह एक तरह का गनफाइट सिमुलेशन गेम है। ऐसे गेम बनाना मुश्किल होता है, चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि इनमें संतुलन बनाना मुश्किल होता है। हालांकि उन्होंने कुछ समय पहले इसे देखा था और उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा था। अगर यह सफल रहा तो यह एक और लोकप्रिय गेम बन सकता है। असहाय होकर महाप्रबंधक लिन की नज़र डिज़ाइनर चेन मिंग पर पड़ी। अब उनके पास कोई ज़रूरी काम नहीं था और उनके डिज़ाइन किए गए सभी गेम अलग अलग तरह के थे। डिज़ाइनर चेन मिंग भी हमेशा खुद को चुनौती देना पसंद करते थे। ठीक है, मैं देखता हूँ। मुझे एक और गड़बड़ को संभालना है। क्या ये फिर से प्रकाश स्टूडियो की करतूत है जिससे खिलाड़ियों का भारी नुकसान हो रहा है? महाप्रबंधक लिन ने सिर हिलाया। ये पूरी तरह से उनकी गलती नहीं है। एक फ्री टू प्ले गेम आया है जिसकी स्थिति ट्वाइलाइट वर्ल्ड जैसी ही है। वह गेम जिसका नाम लीजेंड है। डिज़ाइनर चेन मिंग ने पूछा। तुम्हें इसके बारे में पता है? हाँ, क्या हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग समुदाय में इसके बारे में लगातार संदेश नहीं आ रहे हैं? मैंने भी इसे डाउनलोड किया है और कुछ समय खेला है। मुझे कहना होगा कि लीजेंड को बनाने वाला डिज़ाइनर वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। एक फ्री टू प्ले गेम जिसमें भुगतान वाली चीज़ें हों लेकिन उसकी निष्पक्षता न खोई हो, वास्तव में काफ़ी दुर्लभ है। मैं ट्वाइलाइट वर्ल्ड को अपने हाथ में ले लूँगा। देखते हैं आखिर में कौन बेहतर होता है। डिज़ाइनर चेन मिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। महाप्रबंधक लिन भी खड़े हो गए। तो फिर तय हो गया। आप ट्वाइलाइट वर्ल्ड को अपने हाथ में लेंगे और पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। हमें खिलाड़ियों को फिर से जाने नहीं देना चाहिए। चिंता मत करो, मैंने लीजेंड खेला है और उनके खेल का सार समझ लिया है। मुझे पता है क्या करना है। ये बुरा है, ओल्ड जू। रामू घबराहट में भाग गया। क्या बात है? विक्की ने रामू को देखा, उलझन में। क्या ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या घट गई? रामू ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वास्तव में यह अभी भी बढ़ रही है। फिर तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बुरी खबर क्या है? स्टूडियो ने अभी घोषणा की है कि ट्वाइलाइट वर्ल्ड को बूज फैक्ट्री के शीर्ष गेम डिजाइनर चेन मिंग द्वारा संभाला जाएगा। डिजाइनर चेन मिंग। विक्की ने एक पल के लिए सोचा। ये व्यक्ति वास्तव में सक्षम था। उसने अकेले ही विभिन्न शैलियों में कई हिट गेम विकसित किए थे और उनमें से कोई भी अब तक विफल नहीं हुआ था। हमें क्या करना चाहिए? डिजाइनर चेन मिंग बूज फैक्ट्री के 5 शीर्ष गेम डिजाइनरों में से एक है। उनके द्वारा विकसित गेम हमेशा खिलाड़ियों के बीच लोकप्रिय होते हैं और वर्तमान में उन्हें खिलाड़ियों के बीच सबसे अधिक स्वागत किया जाता है। चिंतित रामू को देखते हुए विक्की ने आह भरी। और उनका नाम ही एक ब्रांड है। अब जब उन्होंने घोषणा कर दी है कि वे ट्वाइलाइट वर्ल्ड पर कब्जा कर रहे हैं तो खिलाड़ी जरूर वापस जाएंगे। विक्की ने सिर हिलाया। उन्होंने ट्वाइलाइट वर्ल्ड देखा था। ये लीजेंड जैसा स्तर का नहीं था। इसका मूल गेम प्ले पहले से तय था। नयापन लाने के लिए उन्हें सब कुछ खत्म करके नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। लेकिन अगर उनमें इतनी ऊर्जा होती तो वे एक नया गेम ही बना सकते थे। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस इंतज़ार करना है और खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया देखनी है। हमें इतना बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा खिलाड़ी गेम खेलने आते हैं, किसी व्यक्ति का अनुसरण करने नहीं। हम गेमिंग की दुनिया हैं, सेलिब्रिटी प्रशंसकों की दुनिया नहीं। विक्की का रवैया देखकर रामू की बोलती बंद हो गई। फिर भी उसने विक्की पर भरोसा बनाए रखा। हालांकि उनके काम करने का तरीका समझ पाना मुश्किल था, लेकिन वे हमेशा सफल रहे। इसके अलावा लॉन्च के बाद से यह 5वां हफ्ता है। मैं सैंड सिटी की दूसरी क्रॉसओवर घेराबंदी के बाद अगले अपडेट की तैयारी करने की योजना बना रहा हूँ। इस बार गेम प्ले में नए तरीके होंगे और हम एक नया नक्शा खोलेंगे। मैंने देखा है कि जैसे जैसे खिलाड़ियों की ताकत बढ़ती है, मौजूदा गेम मैप पर मौजूद राक्षस कमज़ोर होते जा रहे हैं। पहले एक बॉस को हराने में आधा घंटा लगता था, लेकिन अब वे इसे सिर्फ 10 मिनट से ज़्यादा में पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा ज़्यादा लड़ाकू क्षमता वाले खिलाड़ियों को कम लड़ाकू क्षमता वाले खिलाड़ियों से जंगली राक्षसों के लिए मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए हमें उन ज़्यादा लड़ाकू क्षमता वाले लोगों को दूर करने के लिए एक नया नक्शा खोलना होगा। आप ये कैसे करेंगे? विक्की ने अपना अपडेट प्लान समझाया और रामू के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। इस तरह उन उच्च युद्ध शक्ति वाले खिलाड़ियों को ज़रूर अपनी ओर खींचा जाएगा। एक इंटरनेट कैफ़े में
शंकर कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आया था। हालांकि अब उसके पास अपना कंप्यूटर था, फिर भी साथ खेलने से माहौल बहुत अच्छा था। अब वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे ऑनलाइन समय बिताने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ती थी। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे न केवल जजमेंट और बोन जेड मिला, बल्कि एक ड्रैगन पैटर्न वाली तलवार भी मिली। उसने वह ड्रैगन पैटर्न वाली तलवार 23,000 में बेच दी। उसके हुनर की बदौलत कई लोगों ने उसे अखाड़े में अपनी रैंक बढ़ाने के लिए पैसे दिए। जैसे ही उसने लीजेंड खोला, उसने पास में किसी को बात करते सुना। जल्दी देखो, स्टूडियो ने घोषणा की है कि ट्वाइलाइट वर्ल्ड का जिम्मा डिजाइनर चेन मिंग संभालेंगे। मुझे लगता है कि डिजाइनर चेन मिंग के आने से ट्वाइलाइट वर्ल्ड जरूर बेहतर हो जाएगा। क्या तुम लोग ट्वाइलाइट वर्ल्ड खेलने वाले हो? शंकर ने नज़र घुमाए और सिर हिलाया। वह टूटा हुआ गेम प्ले तो वैसा ही है। अगर डिजाइनर चेन मिंग भी इसे संभाल लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, वो एक पेड गेम है। उसकी प्रकृति या क्वालिटी चाहे जो भी हो, उसकी तुलना लीजेंड से कैसे की जा सकती है। मुझे तो लीजेंड खेलना ही पसंद है। कंपनी का बॉस सच में एक परोपकारी इंसान है। उसने न सिर्फ इतना मज़ेदार गेम बनाया है, बल्कि वो मुफ्त भी है। गूस फैक्ट्री के गेम्स तो देखो, वो न सिर्फ महंगे हैं, बल्कि उनमें नयापन भी नहीं है। शंकर ने गूस फैक्ट्री की कड़ी आलोचना की। उसके आसपास के लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। शंकर सही था, खिलाड़ियों को गूस फैक्ट्री कैसी होती है, ये कैसे पता नहीं चल सकता। बिल्कुल, अगर डिज़ाइनर चेन मिंग भी इसे संभाल लेते हैं तो क्या। जब तक वो पूरी चीज़ को फिर से डिज़ाइन नहीं करते, लेकिन फिर तो वो एक बिल्कुल नया गेम ही डिज़ाइन कर सकते हैं। उसे छोड़ो, लॉग इन करो। इस बार मैं ब्लेजिंग फायर लूँगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट 1 में 7-8 लोगों को ब्लेजिंग फायर मिल ही गया है और मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं उन्हें अखाड़े में लगभग हरा ही नहीं सकता था। घमंड करना बंद करो। पूरा इंटरनेट कैफे अभी भी हंसी और जयकारों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि डिज़ाइनर चेन मिंग का ट्वाइलाइट वर्ल्ड पर कब्जा करना उनके लिए बस एक खबर थी। उनके लिए वे लीजेंड खेलना जारी रखेंगे और गूस फैक्ट्री की परवाह नहीं करेंगे। दरअसल गूस फैक्ट्री द्वारा जारी की गई घोषणा का लीजेंड खिलाड़ियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी कार्यभार संभाला था और अभी तक संस्करण अपडेट नहीं किया था। गेम अभी भी उसी घटिया हालत में था, तो वे इसे कैसे खेल सकते थे। हालांकि दूसरे खिलाड़ियों ने, खासकर उन लोगों ने जिन्हें पहले डिज़ाइनर चेन मिंग द्वारा डिज़ाइन किए गए गेम पसंद थे, ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने डिज़ाइनर चेन मिंग के वीबो पोस्ट पर टिप्पणियां छोड़ दी। उम्मीद है कि वह ट्वाइलाइट गेम के डिज़ाइन में सुधार करेंगे और ट्वाइलाइट वर्ल्ड को एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ने का मौका देंगे। उस शाम प्रकाश स्टूडियो कॉन्फ्रेंस रूम में महाप्रबंधक झांग मुख्य सीट पर बैठे थे। वे प्रकाश स्टूडियो के उप महाप्रबंधक थे। महाप्रबंधक वांग उस समय यात्रा पर थे, इसलिए महाप्रबंधक झांग बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। डिज़ाइनर चेन मिंग उनके बगल में बैठे थे। दूसरी तरफ संचालन पर्यवेक्षक आज के आंकड़े बता रहे थे। जब हमने घोषणा की कि डिज़ाइनर चेन मिंग ने गेम की कमान संभाल ली है, आज दोपहर से ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी और अब ये 22 मिलियन तक वापस आ गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में खिलाड़ी पंजीकरण करा रहे हैं। अब तक ट्वाइलाइट वर्ल्ड के लिए नए पंजीकरणों की संख्या 1 मिलियन से अधिक हो गई है। अनुमान है कि यह आंकड़ा अगले 3 दिनों में बढ़ता रहेगा, एक मजबूत गति बनाए रखेगा और पहले दिन के हमारे चरम ऑनलाइन आंकड़ों को पार कर जाएगा। ऑपरेशन सुपरवाइजर की रिपोर्ट सुनने के बाद महाप्रबंधक झांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसा कि डिज़ाइनर चेन मिंग से उम्मीद थी, गूस फैक्ट्री के सबसे बेहतरीन गेम डिज़ाइनर। उनका नाम ही अनगिनत खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। डिज़ाइनर चेन मिंग, अब आप बोलिए। महाप्रबंधक लिन ने कहा है कि आगे चलकर गेम की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, इसलिए मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। महाप्रबंधक झांग इससे बहुत संतुष्ट थे। अगर डिज़ाइनर चेन मिंग गेम में सुधार करते हैं और आंकड़े अच्छे दिखते हैं, तो प्रकाश स्टूडियो के दूसरे नंबर के अधिकारी होने के नाते उन्हें भी श्रेय मिलेगा। भले ही उन्होंने कुछ भी योगदान न दिया हो, क्योंकि ट्वाइलाइट वर्ल्ड प्रकाश स्टूडियो द्वारा रिलीज किया गया था और प्रकाश स्टूडियो के नाम से था, इसलिए यह प्रदर्शन उनकी उपलब्धि मानी जाएगी। डिज़ाइनर चेन मिंग ने सिर हिलाया और बोलना शुरू किया। कल से मैं आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाल लूंगा और साथ ही ऑप्टिमाइजेशन भी शुरू करूंगा। मेरा लक्ष्य 2 हफ्तों में पहला संस्करण रिलीज करना है। पहले की सारी चीजें हटा दो, हम बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि एक छोटा मुफ्त गेम हमसे आगे निकल सकता है। मुफ्त के खेल कुछ और नहीं, बस अपरंपरागत तरीके हैं। और कल से डिज़ाइन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को ओवरटाइम काम करना होगा, कंपनी में रहना और खाना पीना होगा, ताकि यह काम जल्दी पूरा हो सके। आप महाप्रबंधक लिन से फिर से लेक्चर नहीं सुनना चाहेंगे, है ना? तकनीकी पर्यवेक्षक ने बेबसी से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत असहज महसूस कर रहा था। आकाश कंपनी, विक्की और रामू साथ बैठे कुछ मामलों पर चर्चा कर रहे थे। बूढ़े जू, मुझे लगता है हमें लोगों को काम पर रखना होगा। हम दोनों मिलकर इतना सारा काम पूरा नहीं कर सकते, उसने कहा।
पिछले कुछ दिनों से हम दोनों कंपनी में कब से खाना पीना और रहना नहीं सीख रहे हैं। हम 007 हो गए हैं। मैंने पहले कभी इतना जोरदार काम नहीं किया। और हाँ, तुम तो हर दिन मुझसे भी ज्यादा थके रहते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे आईसीयू बेड के पास इंतजार नहीं करना चाहता। रामू की बात सुनकर विक्की ने भी सिर हिलाया। अब कुछ लोगों को काम पर रखने का समय आ गया था। वह इस समय दिन में सिर्फ 6 घंटे ही सोता था, बाकी समय काम जल्दी जल्दी खत्म करने में बिताता था। ठीक है, तुम संभाल लो। मुझे याद है कि स्कूल में तुम्हें यही काम सबसे ज्यादा पसंद था। चलो पहले कंपनी का ढांचा तैयार करते हैं। एक कंपनी में ढांचे की कमी तो हो ही नहीं सकती, है ना? अभी बहुत कुछ संभालना है। मुझे नई चीज़ों पर भी काम करना है और नए गेम भी डिज़ाइन करने हैं। क्या आपके पास कोई नया विचार है? रामू ने पूछा। विक्की ने सिर हिलाया, अभी नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी बढ़त ज़रूर है। हालांकि इसे बनने में शायद काफ़ी समय लगेगा, शायद कई साल। दरअसल यह इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया था। उसकी मौजूदा प्रतिष्ठा पहले ही 8,000 से ज़्यादा हो चुकी थी। उसका मानना था कि 1 महीने से कुछ ज़्यादा समय में ये 10,000 तक पहुंच जाएगी। उस समय वह फिर से गेम बना पाएगा। उसी समय एक गेम स्टोर खुलेगा और वह सीधे गेम खरीद सकेगा। यही वह समय होगा जब आकाश कंपनी सचमुच धूम मचाएगी। हालांकि एक दिग्गज ने गेमिंग जगत के खिलाड़ियों को आकाश कंपनी के बारे में बताया था, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। चूंकि वह देहांतरित हो चुका था, इसलिए उसे इसे बड़ा और मजबूत ज़रूर बनाना था, ताकि दुनिया भर के खिलाड़ी ड्रैगन किंगडम के गेम्स को पहचान सकें। दुनिया को छोड़ दें तो सिर्फ ड्रैगन किंगडम की ही आबादी 2 अरब से ज़्यादा थी और लगभग 1 अरब लोग गेम खेलते थे। इतनी भयावह संख्या के बावजूद लीजेंड के मौजूदा ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या अभी भी 10 करोड़ से कम थी। उसे इस रास्ते पर अभी लंबा सफ़र तय करना था। अगर वह अगली बार CF या लीग ऑफ लेजेंड्स या फिर बड़े अंतर्राष्ट्रीय IP गेम्स भी बना पाता तो ये तेज़ी से विस्तार का एक बड़ा मौका होता। रामू खड़ा हुआ। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, मैं उन्हें तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा। बाकी मैं संभाल लूंगा। विक्की ने अपनी ज़रूरतें बताईं। मैं 3 दिन में लोगों को ले आऊंगा। इस समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? रामू बाहर निकला। विक्की ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह आमतौर पर ऐसे मामलों को संभालता था। थोड़ी देर बाद रामू नाराज दिखते हुए 2 लोगों को अंदर ले आया। ये कौन है? विक्की ने नए लोगों को उत्सुकता से देखा। आगे चलने वाला एक तोंद वाला आदमी था, उसके पीछे एक दुबला पतला आदमी था। स्टूडियो से, रामू ने कहा, फिर विक्की के पीछे खड़ा हो गया। प्रकाश स्टूडियो से, विक्की ने प्रतिक्रिया दी। चूंकि उन्होंने लोगों को भेजा था तो निश्चित रूप से उनके इरादे नेक नहीं थे। अगर बातचीत के लिए होता तो वे सिर्फ 2 लोगों को नहीं बल्कि एक टीम को जरूर भेजते। बैठ जाओ। विक्की ने उन्हें दोस्ताना नज़र से नहीं देखा। वह पहले ही उनके इरादे भांप चुका था, जो उन्हें हासिल करने की चाहत के अलावा और कुछ नहीं था। यह उनकी आम चाल थी। श्री वान के बैठने के बाद उन्होंने कहा, मैं वान बाओक्वान हूँ, प्रकाश स्टूडियो का प्रधान। अपना नाम सुनकर रामू का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर उठा, लेकिन सौभाग्य से वह अपने भावों पर नियंत्रण रख सका। ओह मिस्टर वान, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप हमारे यहाँ क्यों आए हैं? विक्की ने सीधे पूछा। उसे चाय भी नहीं दी। उन दोनों के पास एक कप चाय बनाने का भी समय नहीं था, और अगर होती भी तो विक्की उनके लिए चाय नहीं बनाता। उनकी प्रतिष्ठा चाहे जो भी हो, विक्की पहले से ही किंवदंती की सीधी नकल से नाराज था। विक्की का रवैया देखकर मिस्टर वांग भी नाराज दिखे। क्या आपकी आकाश कंपनी मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है? एक कप चाय भी नहीं। रामू कुछ बोलने ही वाला था कि विक्की ने बीच में ही टोक दिया, मेहमान? क्या मैंने आपको बुलाया है? आप खुद आए हैं, तो आप किस तरह के मेहमान हैं? जल्दी से जो कहना है कहो, मुझे अभी काम बाकी है। ये देखकर वांग बाओक्वान ने अपना गुस्सा दबाया और कहा, हमारी गूज फैक्ट्री आपकी किंवदंती को खरीदने के लिए भारी निवेश करने को तैयार है। अपनी कीमत बताए। फिर उसने अपनी टांगें क्रॉस कर लीं। हालांकि मिस्टर लिन ने उसे 80 मिलियन का बेस प्राइस दिया था, लेकिन उसे लगा कि यह रकम एक मुफ्त गेम खरीदने के लिए काफ़ी है। शायद वह थोड़ा पैसा भी बचा सके। अगर नहीं तो वह उनकी पूरी कंपनी खरीद लेगा। हमारा गेम खरीदोगे? विक्की और रामू ने एक दूसरे को देखा। तुम कितने करोड़ दे सकते हो? विक्की ने फिर पूछा। 50 करोड़ कैसा रहेगा? रामू बोलने ही वाला था कि विक्की ने उसे रोक लिया और उसे एक नज़र देखा। दरअसल रामू उन्हें श्राप देना चाहता था। 50 करोड़? वे लगभग 1 करोड़ कमा चुके थे। 50 करोड़ में बेचना, क्या यह उनके साथ भिखारियों जैसा व्यवहार नहीं था? इसके अलावा वे बेच कैसे सकते थे? विक्की का चेहरा देखकर वह समझ गया कि विक्की कोई चाल चलने वाला है। उसने वह चेहरा पहले भी कई बार देखा था। चलो इस पर बात करते हैं। ये कहकर विक्की और रामू अगले कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों वापस लौट आए। तुमने क्या फैसला किया है? वांग बाओक्वान ने पूछा। रामू ने सिर हिलाया। 50 करोड़ बहुत कम है।
तुम में ईमानदारी की कमी है। ये सुनकर वांग बाओक्वान ने दोनों की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कोई बहुत ज्यादा मांग करने वाले हैं। उसने यह नहीं सोचा था कि विक्की और दूसरा नहीं बेचेंगे। आने से पहले उसने दोनों की पृष्ठभूमि की जांच कर ली थी। विक्की प्रभारी था और पूरी कंपनी में उसकी बहुमत हिस्सेदारी थी। विक्की एक साधारण परिवार से था जिसे अमीर भी नहीं माना जाता था। 50 करोड़, उसने शायद अपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। रामू की बात करें तो हालांकि वह एक उच्च परिवार से था और दूसरी पीढ़ी का धनी था, फिर भी उसके परिवार के लिए करोड़ों की रकम एक बड़ी रकम थी। तो तुम्हें कितना चाहिए? वांग बाओक्वान ने पूछा। विक्की ने एक उंगली उठाई। 1 करोड़। 1 करोड़ में तो मैं तुम्हारी पूरी कंपनी खरीद सकता हूँ। तुम बहुत ज्यादा हो रहे हो। वांग बाओक्वान ने गुस्से का नाटक किया। हालांकि उसे खेल समझ नहीं आते थे, लेकिन वह इस क्षेत्र में माहिर था। क्या तुम जानते हो कि 1 करोड़ का क्या मतलब होता है? उसका व्यवहार देखकर विक्की ने हाथ फैला दिए। बहुत महंगा है, तो मत खरीदना। विक्की का दृढ़ रुख देखकर वांग बाओक्वान ने तुरंत कहा, क्या हम बातचीत नहीं कर सकते? विक्की ने सिर हिलाया, नहीं। अगर तुम हमारी आकाश कंपनी खरीदना चाहते हो तो ये भी संभव है। हमें और 2 करोड़ दो, कुल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख, और हम मान जाएंगे। क्या तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाने आए हो? वांग बाओक्वान ने उदास चेहरे से कहा। खैर, यही कीमत है। खरीदो या मत खरीदो। अगर नहीं खरीदोगे तो भूल जाओ, लेकिन याद रखना यही तुम्हारा आखिरी मौका है। दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर वांग बाओक्वान उठकर चला गया। श्रीलिन ने सबसे ज्यादा कीमत सिर्फ 1 करोड़ रखी थी और वह पूरी कंपनी लेने के लिए थी। अब वे और 20 करोड़ मांग रहे थे। वे हद से ज्यादा जा रहे थे। वांग बाओक्वान के जाने के बाद विक्की और रामू हंस पड़े। वे वांग बाओक्वान पर चर्चा करने और उसे चिढ़ाने के लिए बैठक कक्ष में गए थे। उनके जाने के बाद रामू ने अपना पेट पकड़ लिया और हंस पड़ा। बूढ़े जू, मैं हंसी से मरा जा रहा हूँ। वे असल में हमें हासिल करना चाहते थे। तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। इस बार उनसे पंगा लेना कितना अच्छा लगा। बताओ, अगर वे वापस जाकर इस पर चर्चा करें और फिर तय करें कि यह कीमत वाकई स्वीकार्य है, तो क्या वे फिर से वापस आएंगे? विक्की ने सिर हिलाया। मुझे शक है, एक बार रिजेक्ट होने के बाद वे वापस नहीं आएंगे। उस पैसे से वे हमारे गेम की नकल कर सकते थे, और सच कहूं तो उन्हें इतना खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। विक्की की बातें सुनकर रामू के चेहरे पर गंभीरता आ गई। बिल्कुल सही। गूस फैक्ट्री का हमेशा से यही तरीका रहा है कि वे नकल करें। कितने घरेलू गेम डेवलपर्स ने उनकी नकल नहीं की होगी। जैसे ही कोई अच्छा गेम सामने आता है, उनका पहला कदम उसे हासिल करना होता है। अगर वह भी नाकाम रहता है तो वे उसकी नकल करते हैं, उसकी त्वचा बदलते हैं और वह उनका हो जाता है। इतने सालों में गूस फैक्ट्री ने कम से कम 10 गेम की नकल की है। उनके पास अपार संसाधन हैं जिससे गेम की नकल करना बेहद आसान है। तो हमें क्या करना चाहिए? विक्की चिंतित नहीं था, वह बैठ गया। उन्हें इसकी नकल करने दो। वे कुछ सालों के बिना इसकी नकल पूरी नहीं कर पाएंगे, और जब तक वे ऐसा करेंगे तब तक हमारा दूसरा गेम लॉन्च हो चुका होगा। विक्की की यह बात सुनकर रामू अभी भी थोड़ा चिंतित था। हालांकि उनके पास लीजेंड के लिए डेटा नहीं था, फिर भी वे एक नया संस्करण जारी कर सकते थे। क्या तुम्हें यकीन है? आखिरकार ये गेम पूरी तरह से विक्की ने ही विकसित किया था। वह पूरी गूस फैक्ट्री से कैसे मुकाबला कर सकता था? विक्की मंद मंद मुस्कुराया। भले ही वे मूल गेम प्ले की नकल कर लें, क्या संतुलन हासिल करना इतना आसान है? खासकर मुकाबले के मामले में। अगले हफ्ते मैं 3v3 मोड लॉन्च करूंगा। जब ऐसा होगा तो देखते हैं कि वे इसकी कैसे नकल करते हैं। भले ही उनके अधिकारियों के पास यह विचार हो, वे शीर्ष डिजाइनर निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहेंगे। हमारे गेम की नकल करने की तुलना में मुझे अब भी लगता है कि वे डिजाइनर चेन मिंग पर अपनी उम्मीदें टिकाएंगे। इसके अलावा ट्वाइलाइट वर्ल्ड का बाजार बहुत बड़ा है। हमारे लीजेंड के आने की वजह से ही उनके दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या में गिरावट शुरू हुई है। चिंता मत करो, खेल की गुणवत्ता ही सब कुछ तय करती है। खिलाड़ी गेम खेलना चाहते हैं, कचरा नहीं। तभी रामू ने सिर हिलाया और अपने काम पर वापस चला गया। कई दिन बीत गए। इस दौरान लीजेंड की ऑनलाइन आबादी बढ़ती रही, जबकि दूसरी तरफ जब ये घोषणा हुई कि डिजाइनर चेन मिंग ने कार्यभार संभाल लिया है, गोधूली दुनिया की ऑनलाइन आबादी चीख होने लगी। कुछ ही दिनों में ट्वाइलाइट वर्ल्ड की ऑनलाइन आबादी 27 मिलियन को पार कर चुकी है। शायद जब तक डिजाइनर चेन मिंग अपडेटेड वर्जन जारी करेंगे, तब तक ये संख्या 30 मिलियन तक पहुंच सकती है। ये 30 मिलियन ऑनलाइन उपयोगकर्ता बढ़ते रहेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि डिजाइनर चेन मिंग द्वारा लागू किया गया अपडेट कितना अच्छा प्रदर्शन करता है। इसलिए इस अपडेट ने डिजाइनर चेन मिंग पर भारी दबाव डाला, क्योंकि यह उनका पहली बार किसी MMORPG पर काम करने का मौका था। शनिवार दोपहर लीजेंड के एक और अपडेट के बाद खिलाड़ी एक बार फिर उत्सुकता से देखने लगे।
आखिरकार हर शनिवार ही वह समय होता था जिसका खिलाड़ी सबसे ज्यादा इंतजार करते थे, सैन सिटी की घेराबंदी में भाग लेना और सबक को पकड़ना। हालांकि सबक को हराने की क्षमता केवल कुछ बड़े गिल्डों में ही थी, लेकिन इसने दूसरे खिलाड़ियों को जाने से नहीं रोका। हो सकता है कि वे किसी शीर्ष रैंक वाले विशेषज्ञ को चुपके से मार डालें। जब तक खिलाड़ी सैन सिटी की घेराबंदी में भाग लेते, भले ही वे अंत में सफल न हो, उन्हें भागीदारी पुरस्कार मिलता। इससे पीके की चाहत शांत होती और साथ ही इनाम भी मिलते। ये समय एकल खिलाड़ियों के लिए सबसे पसंदीदा समय था, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी रेत शहर की घेराबंदी में भाग लेने गए थे। कालकोठरी के नक्शे खाली थे, जिससे वे चुपके से किसी बॉस को मार सकते थे, और अगर किस्मत अच्छी रही तो उन्हें कोई अच्छा खासा उपकरण भी मिल सकता था। शंकर और उसके कुछ दोस्त एक इंटरनेट कैफे में बैठे थे। मुझे उम्मीद है कि इस अपडेट में एक छोटे पैमाने का पीके कालकोठरी शामिल होगा। बड़े पैमाने के कालकोठरियों में हम जैसे लोग तोप का चारा बन जाते हैं, खासकर हम ताओवादी, हमें बस पीटा जाता है। उसके बगल में बैठे एक ताओवादी खिलाड़ी ने शिकायत की, जाओ एक डॉग बुक ले आओ। मैंने देखा कि हमारे सवा का सबसे बड़ा ताओवादी अपने कुत्ते को बुला रहा था। उसने अकेले ही 2 योद्धाओं को पीटा। दोनों योद्धाओं ने कुत्ते को मारने में बहुत समय लगा दिया, लेकिन उसे मार नहीं पाए, और इसके बजाय वे कुत्ते के हाथों मारे गए। उसके बगल में बैठे एक जादूगर खिलाड़ी ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या दिव्य जानवर बुलाने वाली कौशल पुस्तक इतनी आसानी से गिर जाती है? तुम एक ऐसे योद्धा की बात कर रहे हो जिसके पास धधकती आग नहीं है। अगर वह 2 ऐसे योद्धाओं से टकरा जाए जिनके पास धधकती आग है, तो वे उसके कुत्ते की खाल नोच लेंगे। जब से 3 मुख्य वर्गों की सबसे मजबूत कौशल पुस्तकें सामने आई हैं, खिलाड़ियों को कौशल पुस्तकें बेहद पसंद आ रही हैं। ताओवादी खिलाड़ी, खासकर समन डिवाइन बीस्ट, कौशल पुस्तक को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि जब डिवाइन बीस्ट आराम कर रहा होता है तो उसका आकार छोटा हो जाता है, जिससे वह कुत्ते जैसा दिखने लगता है। इसलिए खिलाड़ी इसे डॉग बुक कहते हैं। इस बारे में बात मत करो। डॉग बुक के दिखने की वजह से बाद के सर्वरों में ताओवादियों का अनुपात 40% के करीब पहुंच रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे सर्वर में ताओवादियों की संख्या केवल 10% है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस एकल कौशल पुस्तक ने कक्षा को कितना ऊंचा उठा दिया है। हालांकि अगर मुझे कुत्तों वाली किताब मिल भी जाए तो भी मैं उसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैंने एक दोस्त से सुना है कि किसी ने अपने सर्वर 130 पर कुत्तों वाली किताब खरीदने के लिए 50,000 का ऑफर दिया था, और उन्होंने अभी तक उसे बेचा नहीं है। वह बिल्कुल अनमोल है। दोनों ने इस बारे में काफी देर तक बात की। छोड़ो, सपने देखना बंद करो। हमारी किस्मत बहुत खराब है। भाई वेन को देखो, उसकी किस्मत तो वाकई आसमान को छू रही है। उसे न सिर्फ तीनों वर्गों के लिए सबसे मजबूत हथियार मिले, बल्कि उसे धधकती आग भी मिली। हो सकता है किसी दिन वह कुत्तों वाली किताब दे दे और फिर वह तुम्हें सस्ते में बेच सके। शंकर ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, बकवास बंद करो। अपडेट पूरा हो गया है। लॉग इन करो और देखो कि इस बार क्या अपडेट हुआ है। लॉग इन करते ही एक पॉपअप विंडो तुरंत दिखाई दी जिसमें मौजूदा अपडेट की जानकारी थी। घोषणा पढ़कर इंटरनेट कैफे में सभी लोग खुशी से झूम उठे। कंपनी वाकई एक ईमानदार कंपनी है। उन्हें असल में पता था कि हम क्या चाहते हैं। 3v3 प्रतिस्पर्धी मोड। अगर मैं भाई वेन के साथ टीम बना लूं तो क्या हम सबका कत्लेआम नहीं कर देंगे? तुम तो सबका कत्लेआम कर दोगे। भाई वेन कत्लेआम करेंगे और गा की आवाज के लिए तुम जिम्मेदार होगे। दफा हो जाओ। लेकिन इस अपडेट ने तो असल में 3 चाबियां दे दी हैं। हालांकि हमारे पास 3 चाबियों के लिए पैसे की कमी नहीं है, फिर भी कंपनी तो मानो एक चैरिटी चला रही है। इन 3 चाबियों से क्या कंपनी को लाखों का नुकसान नहीं होगा? बकवास बंद करो। चलो बाद में 68 रिचार्ज कर लेते हैं। पहले इस नए 3v3 मोड को देख लेते हैं। मैंने विवरण पढ़ा है। हर मैच में दोनों पक्ष योद्धा, जादूगर और ताओवादी होते हैं। ऐसा लगता है कि अब हम भाई वेन के साथ सचमुच खेल सकते हैं। शंकर ने भी 3v3 इंटरफेस पर क्लिक किया। वह 3v3 में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, क्योंकि उसे अकेले लड़ना पसंद था, लेकिन वह इसे आजमा सकता था। मैं भाई वेन को आमंत्रित करता हूँ। ये क्यों लिखा है कि हमारी रैंक मेल नहीं खाती? क्या यह अभी अपडेट नहीं हुआ है? रैंक कहाँ से आई? नोट पढ़ने के बाद वे निराशा में बस रो ही पड़े। नियमों में कहा गया था कि 3v3 मैच अखाड़े में खिलाड़ी की रैंक पर आधारित होंगे। इसका मतलब था कि एक रैंक के खिलाड़ी का मुकाबला केवल उसी रैंक के खिलाड़ियों से ही हो सकता था। उनकी रैंक और शंकर की रैंक के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। शीर्ष पर पहुंचने का मेरा सपना टूट गया। गूस फैक्ट्री ऑफिस बिल्डिंग। वान बाओक्वान वहां बैठे थे। उनका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। मिस्टर लिन, वे हद कर रहे हैं। हमने इतनी ऊंची कीमत की पेशकश की, लेकिन उन्होंने न केवल मना कर दिया, बल्कि यह भी कहा कि हमारा प्रस्ताव बहुत कम है। जब से वान बाओक्वान आधे घंटे पहले आए थे, वे कंपनी के बारे में शिकायत कर रहे थे।
उन्होंने उनके शुरुआती रवैये से लेकर अंत तक सब कुछ विस्तार से बताया। मिस्टर लिन ने सुना और एक पल के लिए चुप रहे। वे वांग बाओक्वान के चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन उन्हें पता था कि वांग बाओक्वान उन्हें सौंपे गए काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने कंपनी की खामियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनका गेम हासिल करने के लिए इतना पैसा खर्च करना आसान होगा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कंपनी वास्तव में मना कर देगी। क्या वे इस एक गेम के दम पर कई प्रमुख गेम निर्माताओं के साथ बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाने का इरादा रखते थे? ये स्पष्ट रूप से एक ख्वाब था। गूस फैक्ट्री इतने लंबे समय तक गेमिंग उद्योग का अधिपति बने रहने में कामयाब रही, इसका कारण सिर्फ गेम्स हासिल करना नहीं था। बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ। आप अभी जा सकते हैं। मैं जल्द ही एक प्रतिक्रिया योजना तैयार करूंगा, श्री लिन ने वांग बाओक्वान से कहा। वांग बाओक्वान के जाने के बाद श्री लिन ने डिज़ाइनर चेन मिंग को बुलाया। डिज़ाइनर चेन मिंग इस दौरान स्टूडियो में ही रहे थे। ट्वाइलाइट वर्ल्ड गेम इस समय बेहद महत्वपूर्ण था। अगर यह अच्छा प्रदर्शन करता है तो ये लीजेंड के साथ MMORPG बाजार में छा सकता है, शायद उससे भी आगे निकल सकता है। इस प्रकार के गेम पर कब्जा करने से उन्हें निकट भविष्य में इस प्रकार के गेम में एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान इस बात पर था कि लीजेंड को कैसे हराया जाए और फिर बाजार पर कब्जा कैसे किया जाए। कुछ ही देर में डिज़ाइनर चेन मिंग अंदर आए। थके हुए लग रहे डिज़ाइनर चेन मिंग बैठ गए। श्री लिन, आपको मेरी क्या ज़रूरत है? प्रगति कैसी है? श्री लिन ने पूछा। डिज़ाइनर चेन मिंग ने चाय की चुस्की ली। हमने अब 80% काम पूरा कर लिया है। मेरा अनुमान है कि इस अपडेट को पूरा करने में बस 2-3 दिन और लगेंगे। श्री लिन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। मैंने वांग बाओक्वान को अधिग्रहण पर बातचीत करने के लिए भेजा था, लेकिन वह असफल रहे। अब सारा दबाव आपके कंधों पर है। मेरा सुझाव है, अगर आप बड़े बदलाव नहीं कर सकते तो शायद हमें बस उसकी नकल कर लेनी चाहिए। डिज़ाइनर चेन मिंग ने अपना सिर हिलाया। एक शीर्ष घरेलू गेम डिज़ाइनर होने के नाते किसी गेम की नकल करने के लिए कहा जाना दरअसल खुद को दूसरों से कमतर साबित करने जैसा था। वह निश्चित रूप से किसी गेम की नकल तब तक नहीं करते जब तक कि बहुत ज़रूरी न हो, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी भी खुद पर थोड़ा भरोसा है। अगर वह इसे पूरा नहीं कर पाए तो वे बाद में अगले कदम पर पुनर्विचार कर सकते हैं। हालांकि मिस्टर लिन, निश्चिंत रहें, मैं संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं हूं। चूंकि लीजेंड हमारे ट्वाइलाइट वर्ल्ड से ज़्यादा लोकप्रिय है, इसलिए इसमें कुछ मनोरंजक पहलू ज़रूर होंगे। मैं खुद हाल ही में इसे खेल रहा हूँ। मैंने उनकी खूबियों का अध्ययन किया है और उन्हें अपने अनूठे तत्वों के साथ मिलाकर हम खिलाड़ियों के उस वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। हालांकि एकमात्र कमी यह है कि हम एक पेड गेम हैं, जबकि वे मुफ्त में खेलने योग्य हैं। मिस्टर लिन ने अपना हाथ उठाया। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे शुरुआत में आधी कीमत पर लॉन्च कर सकते हैं। 5 सेंट प्रति घंटे की बजाय हम खेलने के लिए 2 सेंट ले सकते हैं। इससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और चूंकि ज़्यादातर खिलाड़ी आपका नाम पहले ही सुन चुके हैं, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को आकर्षित करेगा। डिज़ाइनर चेन मिंग ने सिर हिलाया। समझ गया। मैं अभी काम की निगरानी करूंगा और इस संस्करण के अपडेट को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ो। डिज़ाइनर चेन मिंग के जाने के बाद श्री लिन ने एक पल सोचा, फिर फ़ोन उठाया और फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद कैजुअल कपड़े पहने एक आदमी अंदर आया। श्री लिन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये लीजेंड के बारे में है। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही ट्वाइलाइट वर्ल्ड संस्करण के अपडेट का निर्धारित समय आ गया, जो संयोग से शनिवार था। चूंकि अपडेट की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, खिलाड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। ये देखने के लिए उत्सुक थे कि डिज़ाइनर चेन मिंग द्वारा पुनः डिज़ाइन और संचालित ट्वाइलाइट वर्ल्ड कैसा दिखेगा। दोपहर 12 बजे गेम अपडेट होना शुरू हुआ। रखरखाव आधे घंटे तक चलने वाला था। इस बीच कॉन्फ्रेंस रूम में इस ट्वाइलाइट वर्ल्ड अपडेट से जुड़े सभी लोग बैठ गए थे। इसके अलावा श्री लिन भी मौजूद थे, जो गेम के मैट्रिक्स की समीक्षा करने के लिए उत्सुक थे। आज सुबह 6 बजे तक हमारे ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या 31 मिलियन तक पहुंच गई है और पंजीकरण पहले ही 50 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने इस अपडेट के लिए उत्सुकता व्यक्त की है और वे सभी ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि डिज़ाइनर चेन मिंग ट्वाइलाइट वर्ल्ड को किस रूप में बदल सकते हैं। इसके बाद ऑपरेशन सुपरवाइजर ने गेम के नीचे टिप्पणी अनुभाग खोला। 7.6 की मूल रेटिंग अब बढ़कर 8.1 हो गई थी। हालांकि यह केवल 0.3 की वृद्धि थी। ये रेटिंग लाखों खिलाड़ियों से आई थी, जिससे पता चलता है कि उनके ट्वाइलाइट वर्ल्ड की प्रतिष्ठा में सुधार होने लगा है। लीजेंड के बारे में क्या हमारे पास उनका डेटा है? ऑपरेशन सुपरवाइजर ने सिर हिलाया। उन्होंने अभी तक अपने गेम मैट्रिक्स जारी नहीं किए हैं, इसलिए हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए हैं। गेम अपडेट पूरा होते ही ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से उछाल आने लगा। ये 0 से सीधे 10 लाख तक पहुंच गया।
3 मिनट से भी कम समय में ये 5 लाख तक पहुंच गया। 10 मिनट बाद ये संख्या 20 लाख पर स्थिर हो गई और धीरे धीरे क्रमिक रूप से बढ़ने लगी। ये संख्या देखकर कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। अभी केवल 10 मिनट ही हुए थे और संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी थी। शाम तक ये 30 लाख के आंकड़े तक भी पहुंच सकती थी। ऐसा लग रहा था कि डिजाइनर चेन मिंग को प्रभारी बनाना एक बेहतरीन फैसला था। श्रीलिन ने भी संतुष्टि से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि अपनी आकस्मिक योजना का खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं थी। चून की शुरुआती संख्याएं स्थिर थीं, इसलिए अब वे बाजार हिस्सेदारी के लिए दिग्गज कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। उनकी गूस फैक्ट्री के पास एक स्वाभाविक बढ़त थी और वह किसी दिग्गज कंपनी से भयभीत नहीं थी। अगर वे मुफ्त में खेल भी रहे थे तो क्या हुआ? डिजाइनर चेन मिंग के साथ उनकी प्रसिद्धि ऐसी थी जिसका कोई अनजान कंपनी कभी मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके अलावा 6 महीने से भी कम समय पहले स्थापित और चंद लोगों द्वारा संचालित एक छोटा सा स्टूडियो भला कितनी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर वह खड़ा हुआ। मैं इस अपडेट से बहुत संतुष्ट हूँ। अगला बेहद लोकप्रिय गेम अभी से अपनी व्यापकता दिखा रहा है। शानदार काम जारी रखें। मुझे उम्मीद है कि साल के अंत तक मैं ट्वाइलाइट वर्ल्ड के औसत समवर्ती ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 मिलियन तक पहुंचते देख पाऊंगा। गूस फैक्ट्री के लिए 50 मिलियन समवर्ती ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने में सक्षम गेम पहले से ही एक बड़ी हिट माना जाता था। बेशक उनके पास 10 करोड़ से ज्यादा दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं वाले गेम भी थे। यह उनके पूरे गेमिंग विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण गेम था, जो अपने चरम पर 3 करोड़ समवर्ती उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया था, यानी हर 10 में से एक खिलाड़ी गूस फैक्ट्री का खिलाड़ी था। हालांकि अब संख्या में गिरावट आई है, फिर भी ये 10 करोड़ से ज्यादा दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं को बनाए रखने में कामयाब है। श्रीलिन के बोलने के बाद सभी ने तालियां बजाकर इस सफलता का जश्न मनाया। खासकर स्टूडियो के लोग जो वहां मौजूद थे। एक सफल गेम का मतलब उनके लिए भरपूर बोनस होता था। फिर श्रीलिन ने बैठक की समाप्ति की घोषणा की और सभी धीरे धीरे चले गए। हालांकि स्क्रीन चालू रही। अपडेट खत्म हुए 1 घंटा बीत चुका था। स्क्रीन पर समवर्ती ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या दिखाने वाला ग्राफ अब बढ़ नहीं रहा था। अगले दिन, वाह ओल्ड जू, कल रात हमारे ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या सचमुच 93.7 लाख तक पहुंच गई। रामू उत्साह से दौड़ा और बोला, 9 लाख से ज्यादा। विक्की ने रामू की तरफ देखा। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना। रामू एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। तुम सच में सही थे। हालांकि कल डिजाइनर चेन मिंग ने पहली बार ट्वाइलाइट वर्ल्ड पर कब्जा किया था, लेकिन हम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। हमारे ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या अभी भी बढ़ रही है। विक्की ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहा, खिलाड़ी हमसे ज्यादा गूस फैक्ट्री से परिचित हैं। भले ही डिजाइनर चेन मिंग ने कब्जा कर लिया हो, लेकिन स्टाइल वही है। अब जब सभी ने लीजेंड में निवेश कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से वे इसे दोबारा नहीं खेलेंगे। इसके अलावा हम एक मुफ्त गेम हैं, जबकि ट्वाइलाइट वर्ल्ड के लिए पैसे लगते हैं। अगर वे छूट भी देते हैं तो भी पैसे लगते हैं। यही एक वजह है। दूसरी वजह है खिलाड़ियों द्वारा लीजेंड में किया गया भारी निवेश। कुछ लोगों ने तो हजारों या लाखों डॉलर भी खर्च कर दिए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसे छोड़ेंगे नहीं। और यह भी सच है कि लीजेंड में बेहद कीमती उपकरण गिर सकते हैं। अगर आपको समन डिवाइन बीस्ट स्किल बुक मिल जाए तो आप उससे सीधे कार खरीद सकते हैं। ये सोच खिलाड़ियों को लीजेंड के प्रति उत्साहित करेगी, ट्वाइलाइट वर्ल्ड के प्रति नहीं। देखो, ट्वाइलाइट वर्ल्ड का मूल गेम प्ले बस यही है। डिजाइनर चेन मिंग चाहे इसे कितना भी बदल दे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। रामू ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। ओह ठीक है, कुछ लोग बाद में इंटरव्यू के लिए आएंगे। तुम्हें जाकर उनसे मिलना होगा। मैं पता लगाने जा रहा हूं कि डिजाइनर चेन मिंग ने इस बार क्या बदलाव किए हैं। ये कहकर रामू विक्की के ऑफिस से चला गया। उसने समय देखा, 9 बज रहे थे। रामू ने उन लोगों को 9:30 बजे आने के लिए कहा था। जब वह मीटिंग रूम में पहुंचा तो वहां पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा लोग खड़े थे। विक्की ने गलियारे में कतारों में बैठे लोगों को देखा और पूछा, क्या आप लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं? हाँ, हम हैं। उसने अपने हाथ में रखे रेज्यूमे पर नजर डाली। सभी लोग आ चुके थे। चूंकि ऐसा ही था, विक्की ने कहा, तो चलिए बाईं ओर पहले व्यक्ति से शुरू करते हैं। विक्की मीटिंग रूम में चला गया। यह आमतौर पर खाली रहता था, सिर्फ उन दोनों के साथ किसी मीटिंग की जरूरत नहीं थी। चूंकि वह इस बार पूरे गेमिंग उद्योग के लिए भर्ती कर रहा था, उसके पास कर्मचारियों की बहुत कमी थी। उसकी प्रतिष्ठा लगभग 10,000 के आसपास थी और तब उसे एक और पुरस्कार मिल पाता। और कंपनी के लिए केवल विक्की अभी कर सकते थे। लीजेंड को इसे बनाए रखने के लिए किसी की जरूरत होगी और उसके पास खुद इसके लिए ऊर्जा नहीं होगी। इसलिए आए हुए लगभग 1 दर्जन लोगों को विक्की ने काम पर रखा। उसने सभी के रेज्यूमे पढ़े थे। उन सभी के पास कई वर्षों का कार्य अनुभव था और वे नए स्नातक नहीं थे जिन्हें कुछ भी नहीं आता था।
उनके साथ अगला गेम निर्माण बहुत आसान होगा, क्योंकि इस बार नियुक्त लोगों में न केवल डिज़ाइनर बल्कि अन्य पेशेवर भी शामिल थे। उन्होंने 9 बजे के बाद काम शुरू किया और लगभग 11 बजे समाप्त किया। लीजेंड इस समय ऑनलाइन इतना लोकप्रिय है, गेमिंग उद्योग के लोग स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानते थे। इसलिए जो लोग यहाँ आए थे वे स्वाभाविक रूप से लीजेंड की समझ रखने वाले लोग थे। इसलिए वे खुद पर आश्वस्त थे, उन्हें विश्वास था कि वे इसमें शामिल हो सकते हैं, और जो लोग यहाँ आए थे उन सभी की विक्की ने जांच की थी। कुछ सवाल पूछने के बाद उसने उन्हें काम पर रख लिया। चूंकि आज फिर रविवार था, विक्की ने इन सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया और अगले दिन आने पर उन्हें निर्देश दिए कि उन्हें क्या करना है। सचिव और प्रशासन जैसे अन्य पदों के लिए अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई थी, इसलिए वह उन्हें संभालेंगे। ये सब खत्म करते करते लगभग 1 बज चुका था। जब विक्की अपने कार्यालय लौटा तो रामू वहां काफी देर से इंतजार कर रहा था। विक्की को अंदर आते देख रामू तुरंत उठ खड़ा हुआ। बूढ़े जू, ट्वाइलाइट वर्ल्ड का कदम बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अब क्या हुआ? विक्की ने हैरानी से पूछा। देखो, उसने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को पर्दे पर रखते हुए कहा। मैंने अभी उनका अपडेट देखा, इसका एक बड़ा हिस्सा हमारी नकल है। ये घिनौना है। यहाँ देखो। विक्की ने उनके अपडेट की घोषणा की ओर इशारा किया। उन्होंने हमारे एरेना गेम प्ले की पूरी तरह से नकल की है। देखो, हमारा एरेना हर पेशे के लिए 1v1 है, लेकिन उन्होंने तरीका बदलकर उसे अपना बना लिया है। विक्की ने अपडेट की सामग्री देखी। कुछ मिनट बाद उसे सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने लीजेंड के एरेना गेम प्ले को भी अपना लिया था। हालांकि इसमें कुछ बदलाव थे और ये लीजेंड जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ट्वाइलाइट वर्ल्ड में 7 पात्र थे। आखिरकार यह एक आरपीजी गेम था, इसलिए इसमें सिर्फ एक पात्र नहीं होगा। इसलिए शुरुआत में खिलाड़ी लीजेंड के लगभग समान 7 प्रकार के पात्र चुन सकते थे: हाथापाई करने वाले, दूर से हमला करने वाले और सहायक प्रकार। इस वजह से उनके अखाड़े के नियम लीजेंड से अलग थे। अपने पेशे के भीतर मिलान करने के बजाय उनके पास सार्वभौमिक मिलान था। इसका मतलब था कि अगर कोई बदकिस्मत होता तो एक दूर से हमला करने वाले का मिलान किसी सहायक पात्र से हो सकता था, लेकिन इस स्थिति में दूर से हमला करने वाले की जीत दर बहुत ज्यादा होती। हालांकि डिजाइनर चेन मिंग ने संतुलन को समायोजित किया था, सहायक पात्रों को मजबूत किया था और उनके लिए कुछ आक्रामक कौशल जोड़े थे। विक्की की राय में ये पूरी तरह से अप्रभावी था। उसके पिछले जीवन में इस प्रकार के खेल नहीं थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध निश्चित रूप से डंगॉन फाइटर ऑनलाइन था, लेकिन इसके पात्र उनके पात्रों से अलग थे। इसके अलावा डंगॉन फाइटर ऑनलाइन को विकसित करने में कितने साल लगे थे? डिजाइनर चेन मिंग इसे 2 हफ्तों में कैसे कर सकते थे? उनके विचार से यह अखाड़ा अपडेट पूरी तरह से एक गलती थी। उन्होंने अन्य अपडेट देखे। उन्होंने इस बार उपकरणों का एक बैच भी पेश किया था। यह उपकरण लीजेंड के निर्णय गुणवत्ता वाले उपकरणों के बराबर था। हालांकि इसे गिराने के लिए राक्षसों को मारना भी आवश्यक था, लेकिन उनका कालकोठरी मोड अलग था। वे भी डंगॉन फाइटर ऑनलाइन जैसे थे, जहां एक व्यक्ति एक कालकोठरी में प्रवेश करता है और फिर पूरी कालकोठरी साफ कर देता है। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने कोई थकान मान निर्धारित नहीं किया था। इसका मतलब था कि अगर खिलाड़ी खेलते रहे तो अंततः सभी को ऐसे उपकरण मिल जाएंगे, भले ही उनके गिरने की दर बेहद कम हो। लेकिन इस मोड का नियति में यही था कि ये उपकरण कम समय में ही व्यापक हो जाएंगे। अगर वे किंवदंती से सीखकर एक आर्थिक व्यवस्था भी स्थापित करना चाहते तो वे असफल होने के लिए अभिशप्त थे। फिर ट्वाइलाइट वर्ल्ड की पूरी आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। विक्की को चुपचाप स्क्रीन पर घूरते देखकर रामू ने उत्सुकता से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? विक्की बैठ गया और हल्के से हंसा। डरने की कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मैंने सोचा था कि डिजाइनर चेन मिंग आधे महीने में कुछ अच्छा बना देंगे, लेकिन क्या यही है? नकल कर रहा हूं? अरे नहीं, संदर्भ भी गलत थे। अब और देखने की जरूरत नहीं है। कैसे? विक्की ने उनके किरदारों की तस्वीरें निकाली और कहा, अगर ये किरदार एक साथ पीके करें तो क्या तुम्हें लगता है कि यह उचित होगा? रामू को अचानक एहसास हुआ, मैं समझता हूँ, योद्धा और जादूगर निश्चित रूप से सहायक किरदारों को कुचल देंगे। इस अखाड़े में योद्धा निस्संदेह शीर्ष पर होंगे। अपने पेशे की सीमाओं के कारण वे संतुलन हासिल नहीं कर सकते। विक्की ने अपना सिर हिलाया। यह जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन इस तरह का संतुलन कुछ ही महीनों में हासिल नहीं किया जा सकता, और इसे अनुभव करने के बाद वे सहायक खिलाड़ी निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं होंगे। तो इस बार उनका अपडेट बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। सोमवार की दोपहर की नियमित बैठक। प्रकाश स्टूडियो के सभी लोग वहां बैठे थे। महाप्रबंधक वांग सिरहाने बैठे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कल के आंकड़ों को देखते हुए ट्वाइलाइट वर्ल्ड एक बड़ी हिट बनने से ज्यादा दूर नहीं था। उन्होंने गला साफ किया, फिर कहा, सबकी कड़ी मेहनत से हमारा ट्वाइलाइट वर्ल्ड अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम निश्चित रूप से अगला बड़ा हिट गेम बनेंगे। चलो अपना डेटा दिखाते हैं। कल हमारे कितने समवर्ती खिलाड़ी थे?
इसके बाद संचालन पर्यवेक्षक ने वास्तविक समय का डेटा दिखाया। जैसे ही डेटा खोला गया, सब चौंक गए। मूल 26 मिलियन समवर्ती खिलाड़ी अब घटकर केवल 23 मिलियन रह गए थे। अचानक पूरी बैठक में सन्नाटा छा गया। क्या हुआ था? क्या हो रहा है? महाप्रबंधक वांग खड़े हो गए, स्क्रीन पर डेटा देख रहे थे, उनकी आंखें उलझन से भरी थीं। संचालन पर्यवेक्षक भी हैरान थे, कल तो सब ठीक था, लेकिन आज अचानक इतनी गिरावट क्यों? और वर्तमान वास्तविक समय के आंकड़ों को देखते हुए ये काफी गिर गया था। हालांकि आज सोमवार था, गिरावट की उम्मीद थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट जरूर किसी गेम की समस्या की वजह से होगी। डिजाइनर चेन मिंग ने उसके बगल में भौहें चढ़ाईं। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने लीजेंड की लोकप्रियता का खास तौर पर विश्लेषण किया था और इस संस्करण को अपडेट करते समय इसके गेमप्ले को शामिल किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका असर इतना बुरा होगा। समस्या कहाँ हुई? फिर उन्होंने कहा, रेटिंग खोलो, खिलाड़ियों को कमियां बतानी चाहिए। ऑपरेशन सुपरवाइजर ने जल्दी से गेम के नीचे रेटिंग खोली। उसे खोलते ही 1 स्टार वाली नकारात्मक समीक्षाओं का एक जैसा सिलसिला शुरू हो गया। ये कैसा बकवास अपडेट है? मैं तो खास तौर पर खेलने के लिए वापस आया था, लेकिन इसे तो कुत्ते भी नहीं खेलेंगे। डिजाइनर चेन मिंग, आपने कैसा बकवास डिजाइन किया है? अगर आप नकल भी कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा दिमाग तो होना चाहिए। ये कैसे खेलने लायक है? अखाड़े को देखो, ये कैसा बकवास है? क्या कोई संतुलन है? मैं एक सपोर्ट प्लेयर हूं और अखाड़े में मेरा मुकाबला एक योद्धा खिलाड़ी से हुआ था। मैं 3 हिट में मारा गया। आप ही बताइए कैसे खेलना है? ये कैसा पागलपन भरा मैच मेकिंग सिस्टम है? मैं एक साधारण खिलाड़ी हूं, मैच खेलने गया था और सोचो मेरा मैच किसके साथ हुआ। मेरे 30 अटैक डिफेंस की टक्कर 100 जोड़ अटैक डिफेंस वाले योद्धा से हुई। एक क्रिटिकल हिट ने मुझे बाहर कर दिया। मैं काम पर जा रहा हूं। पूरा कमेंट सेक्शन गालियों से भरा था और सब 1 स्टार थे, एक भी 2 स्टार रिव्यू नहीं था। कमेंट्स पढ़कर डिजाइनर चेन मिंग दांत पीसते हुए बोले, वो नाकाम हो गए थे और पूरी तरह से नाकाम। अब उसे समझ आ गया था कि संतुलन ठीक से नहीं बनाया गया था। उसने हमेशा सोचा था कि वह उस महान व्यक्ति के मॉडल की नकल नहीं कर सकता। चूंकि वहां कई पात्र थे, इसलिए उन्होंने सभी को मिलाने का सोचा, लेकिन उन्होंने सबसे जरूरी बात नजरअंदाज कर दी, हर पेशे के बीच संतुलन। इससे पूरे अखाड़े में अफरा तफरी मच गई और शक्तिशाली हाथापाई करने वाले पात्र दूसरे पात्रों पर भारी पड़ने लगे। इस प्रकार उनका संस्करण अपडेट निस्संदेह एक बड़ी विफलता थी। इसने न केवल ट्वाइलाइट वर्ल्ड के मूल खिलाड़ियों को निराश किया, बल्कि इसकी प्रतिष्ठा के कारण खेलने आए खिलाड़ियों को भी असंतुष्ट किया। डिजाइनर चेन मिंग, ये महाप्रबंधक वांग ने डिजाइनर चेन मिंग की ओर देखा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें और कुछ कह भी नहीं पाए। वह गूस फैक्ट्री में एक शीर्ष गेम डिजाइनर थे और उनके पास डिजाइनर चेन मिंग को फटकार लगाने का अधिकार नहीं था। डिजाइनर चेन मिंग ने अपनी कनपटी रगड़ी। यह अपडेट विफल रहा। मैंने वास्तविक स्थिति पर विचार नहीं किया। महाप्रबंधक वांग का चेहरा उलझन में था। क्या वाकई कोई उम्मीद नहीं थी? डिजाइनर चेन मिंग भी यहाँ ठोकर खा गए थे। आंकड़ों को देखते हुए अभी भी 10 लाख से ज्यादा लोग थे, लेकिन यह एक समूह था। एक व्यक्ति की शिकायत से एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती। धीरे धीरे जिन लोगों को यह मोड पसंद नहीं आया, वे इसे छोड़कर दूसरे गेम खेलने लगे। और इस समय सबसे लोकप्रिय आरपीजी गेम लीजेंड बन चुका था। क्या ये साफ तौर पर खिलाड़ियों को कंपनी की ओर नहीं भेज रहा था? डिजाइनर चेन मिंग खड़े हुए। मैं इस बारे में जनरल मैनेजर लिन से बात करूंगा। फिर वे मीटिंग रूम से बाहर चले गए। कंपनी विक्की अपने अधीनस्थों द्वारा दिए गए दस्तावेज देख रहा था। 2 दिन पहले ही शामिल हुए कुछ लोगों को उनके काम पहले ही दे दिए गए थे। अब वे सभी काम के मूड में आ सकते थे। तभी रामू अंदर आया। बूढ़े जू, ट्वाइलाइट वर्ल्ड की प्रतिष्ठा गिर रही है। रेटिंग अभी सिर्फ 7.1 है। मुझे लगता है कल तक उनकी रेटिंग शायद 7 से नीचे आ जाएगी। रामू हंसा, पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। उन्होंने हमारे गेम प्ले की भी नकल की, उन्हें यही करना चाहिए। अब उन्हें बंद कर देना चाहिए, है ना? विक्की ने अपने हाथ में रखे दस्तावेज नीचे रख दिए। यह मुश्किल है। आखिरकार उनके पास एक बड़ा उपयोगकर्ता आधार है। अगर खिलाड़ी चले भी गए तो भी बहुत से लोग बचे रहेंगे। बस ऐसा ही हो सकता है। तो आगे क्या करने की तुम्हारी योजना है? रामू ने पूछा। प्रवाह के साथ चलो। अभी उन्हें निशाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल बात एक नया गेम डिजाइन करने की है। रामू ने विक्की को अविश्वास से देखा। अभी तो आधा साल भी नहीं हुआ है और आप अभी से एक नया गेम डिजाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे लीजेंड में अभी भी विकास की गुंजाइश है। क्या आप इसे यूं ही नजरअंदाज कर देंगे? विक्की सिर हिलाते हुए, यह इसे नजरअंदाज नहीं कर रहा है। पूरा ढांचा पहले ही तैयार हो चुका है और अब एक नया गेम डिजाइन करना जरूरी है। हम लीजेंड के पतन का इंतजार नहीं कर सकते, है ना?
हालांकि लीजेंड अभी तक जबरदस्त लोकप्रियता तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये पहले से ही एक ट्रेंड दिखा रहा है। इसे एक बड़ा हिट बनने में 1 साल भी नहीं लगेगा। हमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। उस समय तक हम एक नया गेम डिज़ाइन कर चुके होंगे और नए गेम को लीजेंड की लोकप्रियता का भी फायदा होगा। विक्की ने रामू को समझाया। ठीक है, मैं तब तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा, मैं बस अपना काम निपटा लूंगा। फिलहाल हम रोज़ाना लाखों कमाते हैं। अगर यह ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल कर लेता है तो क्या यह एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा नहीं हो जाएगा? बोलते हुए रामू की आंखें चमक उठीं। क्या ये हर महीने करोड़ों और हर तिमाही में करोड़ों नहीं होगा? हम अमीर हैं, हम अमीर हैं। विक्की ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। हालांकि रामू का स्वभाव ऐसा ही था, इसलिए उसने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। वैसे हाल ही में मैं कुछ उच्च स्तरीय स्पेशल इफेक्ट्स डिज़ाइन करने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं सैंड सिटी की अगली क्रॉस सवर घेराबंदी के दौरान इन्हें अपडेट करने की योजना बना रहा हूँ। तब आप समवर्ती खिलाड़ियों की संख्या पर नज़र रख सकते हैं। कोई बात नहीं। किस तरह के इफेक्ट्स? पिछली बार की तरह चमकते हथियार? हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस बार मैं एक ऐसा इवेंट शुरू करने की योजना बना रहा हूं जहां खिलाड़ी इन्हें मुफ्त में पा सकें। क्या मुफ्त? मेरे बड़े भाई, आप चीज़ों को फिर से मुफ्त क्यों कर रहे हैं? खेल मुफ्त है और अब तो उच्च स्तरीय स्पेशल इफेक्ट्स भी मुफ्त हैं। क्या आप खिलाड़ियों को अपने पिता जैसा मान रहे हैं, उन्हें इतने सारे फायदे दे रहे हैं? रामू ने पलटवार किया। आप गलत हैं। नजरिया, आपको अपना नजरिया व्यापक करने की ज़रूरत है। विक्की ने कंप्यूटर लिया। देखिए, एक इवेंट खिलाड़ियों की दैनिक गतिविधि को काफ़ी बढ़ा देगा। एक बार दैनिक गतिविधि बढ़ जाए तो खिलाड़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। क्या आप एक बिल्ली के बच्चे को छोड़ने को तैयार होंगे जिसे आपने 1 साल तक पाला है? विक्की की बात सुनकर रामू संतुष्ट होकर चला गया। उसके जाने के बाद विक्की ने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि कुछ ही पल पहले उसका प्रेस्टीज वैल्यू 10,000 तक पहुंच गया था। वह लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहा था और अब यह आखिरकार 10,000 तक पहुंच गया था। वह सोच रहा था कि इस बार वह कौन सा शानदार खेल निकाल पाएगा। पहिए पर मौजूद सभी खेल उसकी पिछली दुनिया के बेहद लोकप्रिय खेल थे। हालांकि बाद में कुछ की प्रतिष्ठा खराब हो गई, लेकिन खिलाड़ियों का शरीर अभी भी ईमानदार था और वे उन्हें खेलते रहे। हर तरह के पे टू विन इवेंट थे, हर हफ्ते एक छोटा, हर महीने एक बड़ा। गेम इंटरफेस खोलने पर यह लॉटरी ड्रॉ के अलावा कुछ नहीं था। इसने खिलाड़ियों के गेमिंग अनुभव को बुरी तरह प्रभावित किया। इसके बावजूद उन खेलों के मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या अभी भी उच्च रैंक पर थी। इससे इन खेलों की ताकत का पता चलता है। अगर इन्हें ठीक से चलाया जाता तो ये बिल्कुल अलग दिखते। विक्की ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और गेम व्हील खोल दिया। कुल 13 खेल थे और उसने पहले ही लीजेंड ड्रॉ निकाल लिया था। विक्की ने बाकी गेम्स देखे और पाया कि कुछ लीजेंड जैसे ही थे, जैसे डेंगॉन फाइटर ऑनलाइन। दोनों गेम्स में कुछ समानताएं थीं। क्रॉसफायर और लीग ऑफ लेजेंड्स के रिलीज होने से पहले डेंगॉन फाइटर ऑनलाइन सबसे लोकप्रिय था, जिसने इसे 8 मिलियन वॉरियर्स का खिताब दिलाया था। हालांकि यह एक रोल प्लेइंग गेम, एक आरपीजी भी था और लीजेंड भी। खास बात यह थी कि गूज फैक्ट्री का ट्वाइलाइट वर्ल्ड भी एक आरपीजी था। डिज़ाइनर चेन मिंग द्वारा इस बार किए गए संशोधन के बाद इस्तेमाल किया गया इंस्टेंस मोड डेंगॉन फाइटर ऑनलाइन से कुछ हद तक मिलता जुलता था। इन दो कारकों को ध्यान में रखते हुए डेंगॉन फाइटर ऑनलाइन उस समय पूरी तरह से अनुपयुक्त था। अगला गेम एक अलग शैली का होना चाहिए था, यहाँ तक कि तियानयू या तियानलोंग जैसे ऑनलाइन गेम भी डेंगॉन फाइटर ऑनलाइन से बेहतर होते। अगर शुरुआत में उनके पास कोई विकल्प होता तो वे निश्चित रूप से डेंगॉन फाइटर ऑनलाइन चुनते, क्योंकि इसकी प्रतिस्पर्धी प्रणाली लीजेंड की तुलना में ज़्यादा संपूर्ण थी। लेकिन उन्होंने जो पहला गेम चुना वह लीजेंड था और उन्होंने उसमें पहले से ही डेंगॉन फाइटर ऑनलाइन के कुछ गेम प्ले तत्व शामिल कर लिए थे। मूल लीजेंड में कोई प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली नहीं थी। उन्होंने इसे डेंगॉन फाइटर ऑनलाइन के आधार पर तैयार किया और उनका अगला कदम इसके गेम प्ले को और भी बेहतर बनाना था। उन्होंने एक बार हथियारों में विशेषताएं जोड़ने पर विचार किया था, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि चूंकि यह मूल रूप से नहीं किया गया था, इसलिए अब ऐसा करने से खेल का संतुलन बिगड़ जाएगा। खेल में संतुलन हासिल करना बहुत मुश्किल है और अब ये सुविधा जोड़ने से खिलाड़ी अलग थलग महसूस कर सकते हैं। उसे उम्मीद थी कि इस बार वह डेंगॉन फाइटर ऑनलाइन नहीं बनाएगा, वरना वह सचमुच इसे विकसित नहीं कर पाएगा। अगर वह इसे बनाता भी तो न सिर्फ इसके लिए बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती, बल्कि इसकी सफलता की भी कोई गारंटी नहीं होती। बाहरी लोगों की नज़र में क्या कंपनी ने पहले ही लीजेंड रिलीज़ नहीं किया था? वे एक और आरपीजी क्यों रिलीज़ कर रहे हैं? क्या यह उनके अपने प्रयासों को कमज़ोर नहीं कर रहा है? गहरी सांस लेते हुए विक्की ने स्पिन बटन दबाया। पहिए पर पॉइंटर धीरे धीरे घूमने लगा और कुछ सेकंड बाद वह धीमा होने लगा। धीरे धीरे पॉइंटर DOTA2 पर लीग ऑफ लेजेंड्स के ठीक बगल में आ गिरा। रुको रुको, विक्की ने मन ही मन प्रार्थना की।
यह आशाजनक लग रहा था। डंगॉन फाइटर ऑनलाइन दूसरी तरफ था, इसलिए वहां उतरना नामुमकिन था। पॉइंटर एक बार फिर घूमा, सीधे क्रॉसफायर पर आ गिरा। सीएफ। विक्की उत्साह से उछल पड़ा। उसने क्रॉसफायर बनाने की उम्मीद नहीं की थी। होस्ट ने गेम लीजेंड क्रॉसफायर बनाया है। गेम के शुरुआती संस्करण से लेकर नवीनतम आधिकारिक परिचालन संस्करण तक डेटा स्पेस में संग्रहित किया गया है। उसे सचमुच क्रॉसफायर निकालने की उम्मीद नहीं थी। दूसरा ड्रॉ पूरा हुआ। प्रेस्टीज स्टोर सक्रिय हुआ। प्रेस्टीज स्टोर। वह सोच रहा था कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या इसमें सभी गेम हैं। विक्की ने प्रेस्टीज स्टोर खोला। अंदर ढेर सारे गेम दिखाई दिए। किनारे पर एक नेविगेशन बार भी था। सिंगल प्लेयर गेम, ऑनलाइन गेम, कंसोल गेम, ये कई श्रेणियों में बंटा हुआ था। प्रेस्टीज स्टोर 4399 मिनी गेम वेबसाइट खोलने जैसा था, जिसमें सबसे ऊपर नेविगेशन बार और नीचे गेम सूचीबद्ध थे। हर गेम के नीचे कीमत अंकित थी, जिसके लिए प्रेस्टीज खरीदना जरूरी था। उसने अपना प्रेस्टीज चेक किया, 10,265। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी इतना प्रेस्टीज बचा होगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस ड्रॉ में प्रेस्टीज खत्म नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रेस्टीज स्टोर में लीग ऑफ लेजेंड्स है। विक्की ने स्क्रॉल किया और उसे ढूंढ ही लिया। लीग ऑफ लेजेंड्स, प्रेस्टीज, 500,000। कितने? विक्की ने आंखें मली, ये सोचकर कि उसने संख्या गलत पढ़ ली है। इसकी कीमत 5 लाख प्रेस्टीज क्यों थी? उसने अभी अभी क्रॉसफायर के लिए केवल 10,000 प्रेस्टीज का कार्ड लिया था, लेकिन इसे खरीदने में 5 लाख का खर्च आया। कीमत में बहुत ज्यादा अंतर था। उसने कुछ और गेम देखे और सभी की कीमतें एक जैसी थीं। डंजियन फाइटर ऑनलाइन, 310,000 डॉटर टू रेशियो 450,000 प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, 520,000 ओवरवॉच, 460,000 हिस। विक्की उसने सिर हिलाया। ये बहुत महंगा था। ये सारे गेम व्हील पर थे और उसे अंदाजा नहीं था कि इन्हें खरीदने के लिए इतना प्रेस्टीज चाहिए। उसे ये सब खरीदने में बहुत समय लग जाएगा और हो सकता है कि वह इन्हें खरीद भी ना पाए। उसने फिर से स्क्रॉल किया और विक्की को हैरानी हुई जब उसने एक सिंगल प्लेयर गेम देखा। पॉकेट मॉन्स्टर्स सीरीज, 30,000। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पॉकेट मॉन्स्टर्स की कीमत सिर्फ 30,000 होगी। कीमत के लिहाज से ये सारे गेम मिलकर भी शायद पूरे पोकेमोन आईपी के बराबर न हों। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन आईपी में से एक था। बहुत कम लोगों ने पिकाचू के बारे में नहीं सुना होगा। तुरंत विक्की के दिमाग में एक विचार आया। चूंकि इस दुनिया में विशाल पोकेमोन आईपी की कमी थी, तो क्यों न इसे खुद ही विकसित किया जाए। प्रेस्टीज स्टोर बंद करने के बाद भी विक्की थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसमें सारे गेम थे और वह बाकी गेम भी चाहता था, लेकिन प्रेस्टीज अभी हासिल करना बहुत मुश्किल था। 10,000 प्रेस्टीज केवल इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि लीजेंड के वर्तमान ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई थी, अन्यथा उसके पास वास्तव में यह नहीं होता। जरा सोचिए कि लीग ऑफ लेजेंड्स के लिए 5 लाख प्रेस्टीज की आवश्यकता होती, इसमें कितना समय लगता। सौभाग्य से अगले ड्रॉ के लिए केवल 50,000 प्रेस्टीज की आवश्यकता थी। उसे प्रेस्टीज जल्दी से जमा करनी थी और लीग ऑफ लेजेंड्स खरीदने के बजाय उसे ड्रॉ करने की कोशिश करनी थी। इसे खरीदना एक बड़ा सिरदर्द होता, लेकिन ड्रॉ के साथ अभी भी एक जोखिम था। लीजेंड और नए ड्रॉ क्रॉसफायर के साथ वह अब उसी शैली के गेम विकसित नहीं कर सकता था। व्हील में अभी भी डंगॉन फाइटर ऑनलाइन और CSGO थे। अगर वह इनमें से कोई भी ड्रॉ करता तो यह एक बड़ा नुकसान होता। यह एक ऐसी स्थिति होती जहां इसे छोड़ना तो अफसोस की बात होती, लेकिन इसे बनाए रखना व्यर्थ होता। अगर कोई कंपनी एक ही शैली के 2 गेम जारी करती तो दोनों गेम एक साथ लोकप्रिय नहीं होते। कोई भी ऐसा नहीं करेगा, यहां तक कि गूस फैक्ट्री भी नहीं। फिलहाल वह एक कदम आगे बढ़ाएगा और पहले क्रॉसफायर के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। उसकी याददाश्त में इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई गेम नहीं था। इस दुनिया के ज्यादातर शूटिंग गेम्स में युद्ध क्षेत्र मोड का इस्तेमाल होता था। वे एक सैनिक के रूप में शुरू होते थे और एक अभियान में भाग लेते थे, जिसके परिणामस्वरूप एक बेहद यथार्थवादी युद्ध क्षेत्र का अनुभव होता था। क्रॉसफायर जैसे गेम्स की बात करें तो अभी तक कोई भी गेम नहीं आया था। हालांकि ऐसे ही कुछ थे, वे सिर्फ मिनी गेम्स थे। ऐसा लग रहा था कि कंपनी के बेहद लोकप्रिय होने का दिन दूर नहीं था। विक्की ने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। उसने बाकियों को मीटिंग की तैयारी करने का इशारा किया। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।